तो सबसे पहले तो ये देखो, ठीक है, जो हमने पहले फ्रिक्शन पढ़ा था न्यूटन लॉज के टाइम में, वो तो सिर्फ सॉलिड्स के साथ फ्रिक्शन थी। या भी बोल सकते हो कि जब सॉलिड सर्फेसेस कांटेक्ट में आएंगे तब जो फ्रिक्शन फोर्स कॉल्ड इनटू प्ले होती है। लेकिन फ्रिक्शन तो लिक्विड्स में भी होती है ना, और गैसेस में भी होती है। गैसेस में थोड़ी कम होती है। तो गैसेस में लिक्विड्स के कंपैरिजन में कितनी कम होती है, उसको कैसे मेजर करते हैं, तो उसके बारे में एक पैरामीटर है ना जिसको हम ईटा से डिनोट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। एनसीईआरटी में एक बहुत ही अच्छा टेबल दिया हुआ है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, कि उसमें उन्होंने कुछ कॉमन लिक्विड्स और एयर की विस्कोसिटी भी मेंशन की हुई है। तो आप उसको एक बार पढ़ना, जिसके लिए, जिस फ्लूइड के लिए, गैस के लिए या लिक्विड के लिए, गैसेस की विस्कोसिटी तो लिक्विड के कंपैरिजन में बहुत ही कम होती है, ठीक है। तो आप ये मान सकते हो कि दे हैव नेग्लिजिबल वेलोसिटी, समटाइम्स वी कैन अज्यूम दैट, बिल्कुल जीरो तो नहीं होती। लेकिन लिक्विड में अलग अलग विस्कोसिटी होती है। केमिस्ट्री में 11th क्लास में बच्चों को एग्जांपल देना शुरू कर देते हैं कि अगर आप हनी के अंदर बहुत ज़्यादा विस्कोसिटी होती है, ठीक है, और एज़ कम्पेयर ग्लिसरीन में विस्कोसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू वाटर। जब भी कहेंगे किसी चीज़ में ज़्यादा है तो उसका मतलब किसी दूसरी चीज़ से तुलना करके, कंपेयर टू, इसका कोई मतलब नहीं होता ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत कम है, ये बहुत ऊंचा है, ये बहुत लंबा है। किसी चीज़ के रिलेटिव में ही बोल सकते हैं हम साइंस में, या आप एग्जैक्ट वैल्यू दे दो, ठीक है। तो विस्कोसिटी का टॉपिक किसके लिए है, हम लिक्विड्स के अंदर फ्रिक्शनल फोर्सेस को अगर समझना चाहते हैं, ठीक है। अब जैसे एक ही ऑब्जर्वेशन थी जो हमने न्यूटन लॉज के अंदर एक न्यूमेरिकल किया था, अगर आप लोगों को याद है, कि एक जो रेन ड्रॉप है वो एक क्लाउड से गिरना शुरू करती है, याद है आपको, और वर्क एनर्जी में था ये शायद, ठीक है, एक रेन ड्रॉप, और न्यूटन लॉज में भी है क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, तभी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी बहुत अमेजिंग किताब है, ठीक है। जितना मैं और बहुत हाई लेवल की नई नई बुक्स और रिसर्च पेपर देखता हूँ तो उतना मुझे लगता जाता है यार ये और अमेजिंग है। हिंदुस्तानी में लोगों को समझ में नहीं आएगा पर, ठीक है, चलो एनीवे। ये जो आपका क्लाउड है, ठीक है, सपोज इससे एक ड्रॉप निकली, तो जो ड्रॉपलेट क्लाउड से निकली तो वो कुछ दूर तक तो अपनी स्पीड बढ़ाती है, इट इंक्रीजेज इट स्पीड बिकॉज ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट, बट आफ्टर फॉलिंग फॉर सम डिस्टेंस इट स्टॉप्स इंक्रीजिंग इट स्पीड। यहाँ से यहाँ तो स्पीड बढ़ रही है, फिर स्पीड बढ़ना बंद हो जाती है। यहाँ पे स्पीड इसलिए बढ़ना बंद हो गई इस पार्ट ऑफ जर्नी पे, क्योंकि जो ग्रेविटी की फोर्स है वो एक फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से बैलेंस हो जाती है। तो कई बार इसको एयर ड्रैग बोलते हैं कई लोग, ठीक है, बट बेसिकली ये जो एयर ड्रैग है इट इज़ नॉट द ऑर्डिनरी फ्रिक्शन जो हमने सॉलिड्स में पढ़ी, ठीक है, ये फोर्स ऑफ विस्कोसिटी होती है, ठीक है, जो इस ड्रॉपलेट के ऊपर, तो इसकी जो वैल्यू है, इस फोर्स की वैल्यू, वो ड्रॉपलेट की स्पीड पर डिपेंड करती है। जब ड्रॉप की स्पीड बढ़ती है तो ये फोर्स भी बढ़ती है, और फिर एक लेवल के ऊपर जाके इसकी वैल्यू इतनी हो जाती है कि ग्रेविटी की फोर्स को बैलेंस कर देती है। तो इस पार्ट के ऊपर, यहाँ इस जर्नी पर, यहाँ से आगे जो नेट फोर्स है ड्रॉप के ऊपर वो जीरो हो गई, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम हो गए mg और f के, तो फिर ड्रॉप की स्पीड कांस्टेंट हो जाती है। इस स्पीड को हम टर्मिनल स्पीड बोलते हैं। एनसीईआरटी की बुक में यहीं पे इसी चैप्टर में दिया हुआ है टर्मिनल स्पीड, ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है। तो अब ये देखना है कि जो एयर फ्रिक्शन फोर्स और मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है, जिसमें ये ना लगे, f स्मॉल f जीरो, मोशन अंडर ग्रेविटी मीन्स दैट नो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स, ठीक है, ऑन द ड्रॉप, ठीक है। तो अब आप इसमें देखो बेटे, विस्कस फोर्सेस को कैसे स्टडी किया जाता है। लिक्विड्स के अंदर विस्कोसिटी को मैथमेटिकल टर्म्स में स्टडी करना चाहते हैं तो एक सिंपल सा मॉडल हम इमेजिन करते हैं। उस मॉडल में क्या किया हुआ है, आपके नोट्स आगे इसमें मैंने डाले हुए, उनमें से आप देख लेना। उस मॉडल में हमने लिक्विड्स को एक लेयर्स के अंदर ऑर्गेनाइज मानते हैं कि लिक्विड्स इज ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स, ठीक है। ये जैसे ये एनसीईआरटी की बुक के अंदर ये लेयर्स हैं, मतलब ऐसा नहीं कि कोई लिक्विड लेयर्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज होता है, असली में तो लिक्विड कोई ऐसे ऑर्गेनाइज नहीं होता, लेकिन टू स्टडी इन मैथमेटिकल टर्म्स वी समटाइम्स मेक एन अजम्पशन दैट द लिक्विड इज ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। ये हमने लेयर्स ऑफ द लिक्विड इमेजिन कर ली, ठीक है, ये ऊपर लेयर है, ये तो ये वही है जो जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया HCV की बुक में दिया हुआ है कि यहाँ पे आपके पास क्या है, दिस इज जस्ट वाटर, ठीक है, इन सम लेक और स्मॉल यू कैन से टैंक और समथिंग, ठीक है, जहाँ पे ये बोट इन्होंने दिखाई है। तो अब जो मॉडल है उसमें क्या है, पहली चीज़ तो हमने लिक्विड को लेयर्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज मान लिया। अब मैं अगर सबसे ऊपर वाली लेयर के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई करता हूँ अपने हाथ से, टेंजेंशियल फोर्स, सपोज आई अप्लाई अ टेंजेंशियल फोर्स, टेंजेंशियल मीन्स पैरेलल टू द टॉप लेयर, पैरेलल, ऐसे प्रेस नहीं करना, ऐसे हमने लेयर फोर्स अप्लाई की, तो मतलब हमने बेसिकली ऊपर वाली लेयर को कुछ वेलोसिटी इम्पार्ट कर दी, वी इम्पार्ट अ सर्टेन वेलोसिटी टू द टॉप मोस्ट लेयर। तो जब आप एक इसको मॉडल को और डिटेल में समझने पहले एविडेंस क्या है कि लिक्विड्स के अंदर फ्रिक्शनल फोर्स होती है। सबसे सिंपल ऑब्जर्वेशन, अगर आप एक पानी की बाल्टी में पानी को सर्कुलर मोशन में किसी स्टिक से आप गोल गोल घुमा दो और फिर वेट करो, अगर पानी में फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होती तो वो तो बहुत देर तक घूमता ही रहता है या कभी रुकता ही नहीं, ठीक है। लेकिन हमें मालूम है ना कि पानी रुक जाता है,
ठीक है। और तो कहने का मतलब ये कि फ्रिक्शनल फोर्सेस की एविडेंस है कि फ्रिक्शनल फोर्स होती है पानी में। तो अगर मैं टॉप लेयर को कुछ वेलोसिटी इम्पार्ट करता हूँ, सपोज 10 मीटर्स पर सेकंड, तो इट इज़ अ प्रैक्टिकल फैक्ट जो कि हम एक्सपेरिमेंट से चेक भी कर सकते हैं, जो नीचे वाली लेयर की वेलोसिटी आएगी वो 10 नहीं आएगी। सपोज मैंने थोड़े से टाइम डेल्टा टी में ऊपर वाली लेयर के ऊपर कुछ फोर्स अप्लाई की और उसको 0 वेलोसिटी थी पहले उसकी, और उसकी इतनी वेलोसिटी दे दी। तो नीचे वाली लेयर को अगर हम चेक करेंगे या नीचे कुछ थोड़ी सी नीचे जाके चेक करें, मान लो 20 सेंटीमीटर नीचे जाके चेक करें, तो वहाँ पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स की इस तरफ वेलोसिटी आएगी वो 10 नहीं होगी, हो सकता है 9.8 हो, 9.8 मीटर्स पर सेकेंड। थोड़ी सी और नीचे जाएंगे तो वो और कम मिलेगी। तो जो मॉडल यूज़ होता है उसमें हम ये अजम्पशन करते हैं कि ऊपर वाली लेयर की जो वेलोसिटी है, नीचे कुछ दूर जाएंगे तो वहाँ पे वेलोसिटी कम है, फिर और कम, और फिर जो नीचे अगर सॉलिड सरफेस है इसमें, ठीक है, अगर नीचे सॉलिड सरफेस है तो उस सॉलिड सरफेस के साथ जो लेयर कांटेक्ट में है वाटर की या लिक्विड की, उसकी वेलोसिटी को हम जीरो ही बना देते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पे वेलोसिटी जीरो बना दी, ठीक है। तो मतलब इसमें हम कहते हैं कि वेलोसिटी के अंदर चेंज हो रहा है, ऊपर से नीचे आए। अगर मैं यहाँ से, इन्होंने जेड एक्सिस ऊपर की तरफ दिखाया ना, हम जेड एक्सिस इस तरफ दिखा देते हैं, क्या फ़र्क है दोनों में, जेड एक्सिस ऊपर और नीचे दिखाने में? व्हाट डज दैट मीन? क्या चेंज हो जाएगा? जेड एक्सिस ऐसे दिखाने का मतलब क्या है? एक तो यहाँ पे z कोऑर्डिनेट 0 है और दूसरा इस तरफ आने से z कोऑर्डिनेट बढ़ेगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि, और इसमें इस तरफ z कोऑर्डिनेट बढ़ेगा, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। तो आप इसको पॉजिटिव डायरेक्शन मान सकते हो कि ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। तो व्हाट आई वांट टू से कि अगर मैं यहाँ से यहाँ आता हूँ, यहीं पे z एक्सिस बना लेते हैं, ये ऐसे, अगर मैं यहाँ से आता हूँ देन वेलोसिटी चेंजेस विद द z कोऑर्डिनेट, ठीक है। इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ v विद z कोऑर्डिनेट। तो अगर मैं यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ तो dz तो पॉजिटिव है क्योंकि z बढ़ रहा है उसमें, यहाँ पे z 0 है, यहाँ पे z 5 बन गया, तो dz कितना हुआ? 5 - 0। लेकिन dv नेगेटिव है, देख रहे हैं आपको, यहाँ पे वेलोसिटी अगर 10 है तो यहाँ पे मान लो 6 है, यहाँ पे मान लो 10 मीटर्स पर सेकंड है, और यहाँ पे मान लो 6 मीटर्स पर सेकंड है, तो यहाँ से यहाँ तक dv कितना आया? -4। तो हम ऐसे लिखते हैं ना, -4 मीटर्स पर सेकंड डिवाइड बाई मीटर्स, तो नहीं 5 मीटर्स, अगर ये 5 मीटर्स है यहाँ से यहाँ तक, तो ये मीटर तो कैंसिल हो गया। तो ये देखो dv/dz की यूनिट क्या आई? पर सेकंड, नहीं बट पर सेकंड इतना अच्छा नहीं लगता क्योंकि तो उससे तो फ्रीक्वेंसी के जैसा लगता है, तो इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, ठीक है, मीटर्स पर सेकंड पर मीटर, ठीक है। व्हाट डज दैट मीन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद z कोऑर्डिनेट, ठीक है, इज -0.8 मीटर्स पर सेकंड पर मीटर। मतलब यहाँ से यहाँ जाने में, यहाँ से यहाँ 1 मीटर जाने में वेलोसिटी में इतना चेंज आता है, पर मीटर वेलोसिटी इतने से चेंज करती है, कम हो रही है, पर मीटर वेलोसिटी इतने से चेंज करती है, ठीक है। तो इसको हम वेलोसिटी ग्रेडियंट बोलते हैं, वी कॉल इट एज वेलोसिटी ग्रेडियंट, और इसको हम बोलते हैं नेगेटिव ऑफ द वेलोसिटी ग्रेडियंट, नेगेटिव ऑफ द वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो ये पॉजिटिव आ जाएगा इस केस में, 0.8 मीटर्स पर सेकंड पर मीटर। तो अब आप देखो जो मॉडल है उसके अंदर हम क्या मान के चलते हैं कि हमने ऊपर वाली लेयर को 10 की वेलोसिटी दी पर इसको सिर्फ 6 मिली, दैट इज़ बिकॉज इन लेयर्स के बीच में फ्रिक्शन है, ऊपर वाली लेयर और उसके नीचे वाली लेयर के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स है, उससे नीचे वाली लेयर और उससे नीचे वाली लेयर के बीच में फ्रिक्शनल फोर्स है, ठीक है। और जो सबसे नीचे वाली लेयर है वो तो बिल्कुल मूव ही नहीं कर रही है आगे, वो तो बिल्कुल रेजिस्ट कर रही है, उसके अंदर फ्रिक्शनल फोर्सेज की वजह से वो आगे उसको कोई मोशन ही नहीं मिला। ये मॉडल के तहत हम विस्कोसिटी को पढ़ते हैं और जो रिजल्ट्स आते हैं वो यूज़फुल है, इसीलिए इंजीनियर्स इसको पढ़ते हैं। बिकॉज साइंस, बहुत सारी साइंस ऐसी है कि अगर वो यूज़फुल है तो हम उसको मानते हैं, ये नहीं कि हम हर चीज़ को प्रूव कर सकते कि नहीं मैथमेटिकल टर्म्स में। एक्सपेरिमेंट से इन्फॉर्मेशन निकालते हैं और देखते हैं कि हाँ ये मॉडल बन रहा है तो उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो जो विस्कस फोर्स है बिटवीन 2 लेयर्स ऑफ द लिक्विड, ठीक है, ऐसा मानते हैं। अब देखो अगर यही एक्सपेरिमेंट 2 अलग अलग लिक्विड के साथ शुरू किया जाए, एक में तो ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी 10 थी और 5 मीटर नीचे जाने पे 6 है, और दूसरे लिक्विड में ऊपर वाली लेयर की 10 वेलोसिटी है लेकिन 5 मीटर नीचे जाने पे उसकी वेलोसिटी सिर्फ 2 है। तो आपको क्या लगता है फ्रिक्शनल फोर्स किस में ज़्यादा होनी चाहिए लॉजिकली स्पीकिंग? जिस लिक्विड में वेलोसिटी ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड ज़्यादा आ गया, उसमें वेलोसिटी जल्दी फॉल डाउन कर रही है ना, तो उसका अंदर विस्कस फोर्स ज़्यादा होगी। तो ये अजम्पशन है, ठीक है, दैट the viscous force, the magnitude of the viscous force is proportional to the magnitude of the velocity gradient। मतलब अगर velocity gradient ज़्यादा है तो viscous force ज़्यादा होगी। फिर solids के अंदर हमने पढ़ा था, ठीक है, इसके अंदर हम सारी चीज़ प्रूव नहीं करेंगे, ये सब एक्सपेरिमेंट्स के ऊपर बेस्ड है। अगर 2 लिक्विड की सर्फेसिस के बीच में एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज़्यादा होता है तो विस्कस फोर्स ज़्यादा होती है, ठीक है, ये एक प्रैक्टिकल फैक्ट है। और सॉलिड्स में फ्रिक्शनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट, वहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे डिपेंड नहीं करती। अगर 2 लेयर्स के बीच में ज़्यादा बड़ा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है तो विस्कस फोर्स ज़्यादा होती है, तो हम ये ऐसे लिखते हैं, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इससे लॉ बनेगा। लॉ मतलब जो मेन इक्वेशन है आपकी विस्कोसिटी की वो इसी से बनेगी।
अब ये इक्वेशन है नहीं, इन दोनों को हमने कंबाइन किया, तो ये आप इन दोनों को कंबाइन कर दोगे तो आपके पास ये आया एफ इज इक्वल टू ए, एफ इज प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द लेयर्स एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट। माइनस लगाने से मैग्नीट्यूड बन जाता है, मैग्नीट्यूड मतलब जो पॉजिटिव है, अगर मैंने यहाँ माइनस लगा दिया तो यही बन जाएगा, ठीक है। तो उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आएगा ईटा। अगर हम इसमें साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, और ईटा को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ दिस लिक्विड। मोर द वैल्यू ऑफ ईटा ऑफ द लिक्विड, मोर इज द फ्रिक्शनल फोर्स इन द लिक्विड। अगर ईटा की वैल्यू ज़्यादा है तो उस लिक्विड में फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा है। तो यहाँ से हम चाहें तो ईटा की डेफिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप ईटा की यूनिट्स देखो क्या होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं कहता हूँ कि एफ वी की वैल्यू मान लो, क्योंकि यूनिट्स निकालने के लिए हमेशा 1 करना होता है, तो मान लो 1 न्यूटन की फ्रिक्शनल फोर्स आ जाती है दो लेयर्स के बीच में, और मान लो उन दोनों लेयर्स के बीच में एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है 1 मीटर स्क्वायर का, और मान लो dv बाई dz की वैल्यू है 1 मीटर पर सेकेंड पर मीटर, इसकी यूनिट्स 1 मीटर पर सेकेंड पर मीटर मैग्नीट्यूड में। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये 1/1 ये भी 1 हो गया, 1 इंटू 1 भी 1 हो गया, ठीक है। और ये 1 भी 1, दोनों को हम करें तो 1 हो गया। तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम पास्कल लिख लें, पास्कल, ठीक है, अपॉन मीटर्स पर सेकेंड, ये आ जाएगा पर मीटर। समझ में आपको? तो इस पूरी चीज़ को, इस पूरे को शॉर्ट में हम पॉइज्यूल बोलते हैं। ये पॉइज्यूल, ये ऐसा यूनिट होती है कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की। अब इसमें भी मीटर को अगर हम कैंसिल कर दें तो ये पास्कल सेकेंड ही बन जाएगा ये, ठीक है। तो पॉइज्यूल इज द एसआई यूनिट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। तो लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग ज़्यादा जो यूनिट यूज़ होती है वो पॉइज्यूल यूज़ नहीं होती, क्या यूज़ होती है, पॉइस, ईटा की। ये सीजीएस यूनिट है, ठीक है, ईटा की सीजीएस यूनिट, ठीक है। तो आप उसमें से देखना दोनों में रिलेशनशिप भी आ जाएगा, आप कर लोगे ना। सीजीएस में फोर्स किस में मेजर होती है, डाइन्स में, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया बिट किस में मेजर होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में, और ये वेलोसिटी सेंटीमीटर पर सेकंड में, और ये डिस्टेंस ये भी सेंटीमीटर में। तो ये सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो 1 डाइन अपॉन नीचे आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर ऊपर सेकंड। सेकंड तो दोनों में सेम है, बट डाइन कितना होता है 10 की पावर -5 न्यूटन, और एरिया कितना होता है 1 सेंटीमीटर कितना होता है 10 टू द पावर -2 मीटर्स। तो उसको अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर, ये न्यूटन। तो ये तो पास्कल बन गया, ये सेकंड है, तो ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 टू द पावर -1। कहने का मतलब ये 1 पॉइस है, 1 पॉइस। तो 1 पॉइस, और ये सारा क्या है, पॉइज्यूल। तो 1 पॉइस इज इक्वल टू 0.1 पॉइज्यूल। ये पॉइज्यूल वाज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, PL इसका सिंबल है। पॉइज्यूल ज़्यादा यूज़ नहीं होता, हालांकि वो ऐसा यूनिट है, जैसे एनसीईआरटी की बुक में भी आप देखोगे तो वहाँ पे पॉइज में लिखा हुआ है, या पॉइज के मल्टीपल यूज होते हैं, डेका पॉइज ऐसे। तो ये कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, मैंने आपको शुरू में यही क्वेश्चन कहा था ना कि कैसे पता चलता है कि एयर की विस्कोसिटी कम है एज कम्पेयर टू वाटर। तो हम मेजर करेंगे एयर का ईटा की वैल्यू मेजर करेंगे। तो ईटा की वैल्यू को किस में मेजर करोगे, पॉइज या पॉइज्यूल में, ठीक है, आ रहेगा समझ में। अच्छा, अब दूसरी चीज़ है ये स्टोक्स लॉ, ठीक है। स्टोक्स लॉ किस चीज़ के बारे में देखो, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की डेफिनेशन तो हो गई, ठीक है। इससे आप चाहे तो डेफिनेशन भी बना सकते हो। क्या डेफिनेशन बनेगी आकाश इसके अंदर, तो हम ये एरिया को 1 मीटर स्क्वायर ले लेते हैं, और इसको 1 मीटर्स पर सेकेंड पर मीटर ले लेते हैं। अगर ये 1 तो ईटा किसके इक्वल हो गया, ठीक है, ईटा किसके इक्वल हो गया, ईटा इक्वल हो गया एफ वी के। मतलब हम ये बोलते हैं कि द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड में बी डिफाइंड एज द विस्कस फोर्स कॉल्ड इनटू प्ले between two layers of the liquid whose area of contact is 1 meter square and between which there is a velocity gradient of 1 meters per second per meter, velocity gradient of 1 meters per second per meter, ठीक है। तो आप कर लेना इसको बाद में देख के, ठीक है। तो डेफिनेशन तो स्कूल में भी नहीं आती है और कॉम्पिटिटिव के लिए भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी आपको पता होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इस चीज़ की, क्योंकि देखो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन घुसा के बना देते हैं। ये वाली फिगर है, ये जो एक लंबा सा जा रहा है, इसमें मान लो कोई विस्कस लिक्विड है, वाटर की विस्कोसिटी तो कम है, वाटर तो बड़े आराम से फ्लो करता है एज कम्पेयर टू हनी, हनी तो मुश्किल से फ्लो करता है। तो ये मान लो कोई विस्कस मीडियम है, अगर आपने ग्लिसरीन देखा तो ऐसे कुछ इमेजिन कर लो, या मोबिल ऑयल का आपने कभी पाउच खोल के देखा है, वो थोड़ा थिक होता है, इट डज नॉट फ्लो एज इजीली एज वाटर। तो अगर मान लो यहाँ कोई विस्कस मीडियम है, जैसे कि लिक्विड है कोई, तो एक्सपेरिमेंट स्कूल लैब में है, तो एक आपको स्फेरिकल ऑब्जेक्ट लेना है, मान लो एक छोटी सी मेटल बॉल है स्फीयर की बनी हुई, ठीक है, इतनी सी टाइनी, और उस बॉल को आपने यहाँ से रिलीज़ किया, तो इसके साथ वही होगा जो वाटर ड्रॉप के साथ मैंने आपको बताया था। जैसे ही आप इसको रिलीज़ करोगे तो इसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स एक्ट करती है, लेकिन जब ये नीचे गिरता है तो ग्रेविटी की फोर्स के अलावा इसके ऊपर एक फ्रिक्शनल फोर्स भी एक्ट करती है विस्कस मीडियम की वजह से, जिसको हम बोलते हैं विस्कस ड्रैग बोलते हैं, या
फोर्स ऑफ विस्कोसिटी बोलते हैं। तो इसका हम कोई प्रूफ नहीं करेंगे, हालांकि नोट्स में डायमेंशंस के ऊपर बेस्ड एक प्रूफ दिया हुआ है, वो बहुत आसान है, आप पढ़ लेना। तो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट जब एक किसी लिक्विड में मान लो मूव कर रहा है, मोस्टली हमें अभी लिक्विड्स के बारे में ही पढ़ना है, मान लो ये किसी विस्कस लिक्विड में मूव कर रहा है, तो इसके ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लगती है, फ्रिक्शनल फोर्स की जो वैल्यू है उसके लिए ये इक्वेशन है जिसको हम स्टोक्स लॉ बोलते हैं। तो फोर्स की वैल्यू होती है 6 पाई, पाई तो वही है 3.14, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, रेडियस ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ये इक्वेशन सबसे पहले तो स्फेरिकल बॉडीज के लिए अप्लाई करती है। आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये इक्वेशन नहीं अप्लाई कर सकते, रेडियस तो होना चाहिए ना, इसका स्फीयर का रेडियस है, और v क्या है, स्पीड ऑफ द स्फीयर। मतलब शुरू में हमने स्पीड को छोड़ा तब इसकी स्पीड 0 थी, यहाँ पे स्पीड कम थी, लेकिन ग्रेविटी की वजह से स्पीड बढ़ेगी, जब ग्रेविटी की वजह से स्पीड बढ़ेगी तो ये फोर्स भी बढ़ेगी। पहले ये बताओ, ये स्टोक्स लॉ समझ में आ जाएगा? मेथड ऑफ डायमेंशन से प्रूव किया था, तो हम आप लोग वेव्स में कर रहे थे, वेव की स्पीड के लिए, मतलब एक्सपेरिमेंट से हमें पता है कि जो विस्कस फोर्स एक्ट करेगी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पर, और रेडियस ऑफ द स्फेरिकल ऑब्जेक्ट, और स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन 3 चीज़ों पे, ठीक है। और उसके बाद फिर आप डायमेंशन के मेथड से डिराइव कर लेना। 6 पाई की वैल्यू नहीं आएगी इसमें, कोफिशिएंट मेथड ऑफ डायमेंशन से कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी की वैल्यू नहीं आती है, मालूम है ना आपको, तो 6 पाई की वैल्यू, ठीक है, जो हम यहाँ पे बात करेंगे। अब मैंने आपको बताया ना कि थोड़ी दूर तक तो स्पीड बढ़ेगी, उसके बाद एक लेवल के बाद स्पीड बढ़ना बंद हो जाएगी। तो यहाँ पे जो बॉडी में वेलोसिटी आती है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। तो अब ध्यान से देखना है, अगर ये मान लो इस बॉल को मैं यहाँ वाली सिचुएशन में दिखाता हूँ, तो इसके ऊपर एक तो ग्रेविटी की फोर्स एक्ट कर रही है, एक विस्कस फोर्स, लेकिन इसके एडिशन में इसके ऊपर एक बॉइंट फोर्स भी एक्ट कर रही है, ठीक है। तो यहाँ आने के बाद इन तीनों फोर्सेस का बैलेंस आएगा, तो हम क्या इक्वेशन लिखेंगे, डाउनवर्ड फोर्स और नेट अपवर्ड फोर्स, जहाँ पर ये इक्वेशन एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे कितनी है, विस्कस फोर्स, यहाँ पे विस्कस फोर्स को हम लिखेंगे 6 पाई ईटा आर, लेकिन यहाँ पे जो वेलोसिटी उसको हम वीटी से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि यहाँ के बाद वेलोसिटी बढ़ना बंद होगी, यहाँ से यहाँ तक तो स्पीड बढ़ रही थी, इसको टर्मिनल स्पीड या टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। और ग्रेविटी की फोर्स, ये mg की वैल्यू, अगर स्फेरिकल बॉडी का रेडियस r है तो ये वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बॉडी मल्टीप्लाइड बाय द डेंसिटी ऑफ द सॉलिड इनटू g। बॉइंट फोर्स कितनी आएगी, अमाउंट ऑफ डिस्प्लेस लिक्विड, क्योंकि पूरा का पूरा स्फीयर लिक्विड में ही है, तो ये वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस इनटू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ठीक है। तो इसमें ये डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो जब आप इसमें रीअरेंज करोगे, कर लोगे ना, पाई दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, 2 का फैक्टर भी कैंसिल हो गया, ठीक है, इसको हम उधर ले गए, वीटी की वैल्यू इतनी आ जाएगी, मुझे करने की जरूरत नहीं, आप लोग कर लोगे ना वेलोसिटी पर। याद रखना है 2/9 r² g अपॉन ईटा, डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, याद कर लोगे। इसी इक्वेशन में से वीटी की वैल्यू निकालनी, इसको उधर ले गए, सिंप्लीफाई किया, ये आ जाएगा। चलो हम पहले ये वाली प्रॉब्लम देखते हैं, देखना इसको पढ़ना, क्या दिया हुआ है इसमें, आपको दिया हुआ है एन एयर बबल ऑफ डायमीटर 2 मिलीमीटर, सो डायमीटर दिया हुआ है, ठीक है, राइजेस थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी, रेट ऑफ स्पीड कितनी है इसकी 0.35 सेंटीमीटर पर सेकेंड। यूनिट्स को तो बेटा कंसिस्टेंट ना लेना, इसको भी आप मीटर्स में लिख सकते हो, इसको भी मीटर्स में लिख सकते हो, ये तो ऑलरेडी ऐसा ही में दिया हुआ है। और लिक्विड की डेंसिटी आपको दी हुई है इसमें, ठीक है, और एयर बबल है। अब एयर बबल में क्या होता है बताओ, व्हाट हैपन्स इन अ एयर बबल। एयर बबल क्या चीज़ होती है, एयर बबल में ऐसा कुछ है, अगर ये लिक्विड है यहाँ पे ऐसे, तो ये हवा है, हवा है बस, यहाँ अंदर एयर है बस, और कुछ नहीं है, आसपास पानी है या लिक्विड है, दैट इज एन एयर बबल। इट इज़ अ, यू कैन से अ मास ऑफ एयर विच इज ट्रैप्ड इनसाइड द लिक्विड, ठीक है, उसको हम एयर बबल बोलते हैं। तो ये जो एयर बबल है ये ऊपर क्यों जा रहा है, इन्होंने दिया हुआ, इट राइजेस स्टेडीली, स्टेडीली मीन्स कॉन्स्टेंट स्पीड से, स्टेडी नॉट चेंजिंग, ठीक है, इट इज़ मूविंग अप एट द कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ, आपको दिया है 0.35, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी निकालना है। तो अगर ये स्टेडी स्पीड से मूव कर रहा है, व्हाट डज दैट मीन, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, उसका मतलब क्या है, अगर ये कांस्टेंट स्पीड से ऊपर मूव कर रहा है, व्हाट डज दैट मीन, हाँ, नेट फोर्स 0 है, ये मेन आइडिया है, नेट फोर्स ऑन इट इज 0, ठीक है। तो अब इसके ऊपर कौन सी फोर्सेज लग सकती हैं बताओ, किस तरफ लगेगी विस्कस फोर्स, इसके ऊपर डाउनवर्ड्स, क्योंकि ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो विस्कस फोर्स इसके ऊपर लगेगी डाउनवर्ड्स, ये विस्कस फोर्स है। और बॉइंट फोर्स किस तरफ लगेगी, बॉइंट फोर्स की डायरेक्शन, बॉइंट फोर्स हमेशा वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में होती है, चाहे बॉडी किसी भी तरफ है, तो बॉइंट फोर्स लगेगी इसमें, बॉइंट फोर्स, ये तो सॉलिड नहीं है आकाश, इट इज नॉट सॉलिड, बॉइंट फोर्स एक्ट करेगी इस पर, क्योंकि इसने कुछ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस किया हुआ है, तो बॉइंट फोर्स। और कौन सी फोर्स लगेगी, एनी अदर फोर्स, mg, आप बताओ किस तरफ, डाउनवर्ड्स, ये mg आ गई, ठीक है। तो ये आपके पास सारी फोर्सेज होगी।
बस इसमें अभी एक ही चीज़ है, इन्होंने क्या दिया है, इन्होंने ये नहीं दिया हुआ कि इसका साइज़ तो दिया हुआ है, पर इसमें जो हवा है उसके लिए डेंसिटी नहीं दी हुई, डेंसिटी ऑफ एयर। अगर आप डेंसिटी ऑफ एयर को ले भी लोगे तो इसमें आपको पता चलेगा कि जो ये मास है ये बिल्कुल नेग्लिजिबली स्मॉल आएगा। अगर मैं डेंसिटी ऑफ एयर को इतना ले भी लूँ, 1.3 भी ले लूँ, इसको आता है ना 1.3, तो इस प्रॉब्लम में डेंसिटी ऑफ एयर इन्होंने इसलिए मेंशन नहीं की हुई, ठीक है, बिकॉज ग्रेविटी की फोर्स बहुत ही स्मॉल है। तो अगर आपको फोर्सेस को बैलेंस करना है तो सिर्फ बॉइंट फोर्स और विस्कस फोर्स को भी बैलेंस कर दोगे। अगर आप नहीं करना, अगर आप mg लेना चाहते हो तो आप ले लो, इन्होंने तो डेंसिटी ऑफ एयर दी नहीं हुई, पर आप अपनी मर्जी से डेंसिटी ऑफ एयर उतनी लेके कर सकते हो। पर डेंसिटी तो किसी गैस की कुछ भी हो सकती है, यू कैन नॉट ऑलवेज बी श्योर कि हमें वही डेंसिटी लेनी है, बट उसमें इतना कम फर्क पड़ेगा इसको लेने और ना लेने से कि हम इसी से ही आंसर निकाल सकते हैं। तो बॉइंट फोर्स कितनी है, 4/3 पाई r3, r दिया हुआ है, ड्रॉप का दिया हुआ है, ठीक है, और विस्कस फोर्स 6 पाई ईटा rv, ठीक है। तो ये टर्मिनल वेलोसिटी है यहाँ पे, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। बस इसमें से अब आपको vt निकाल, ईटा की वैल्यू निकालनी है, बाकी सब चीज़ें दे रखी है, ऑल दी थिंग्स आर गिवन, तो आप सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल लेना। अभी मैं यहाँ पे क्लास में वो न्यूमेरिकल कर रहा हूँ जो मीनिंग समझा रहे हैं आपको ईटा का, ठीक है। ये मेटल ब्लॉक है, यहाँ पे एक फिल्म है, इसके नीचे फिल्म मीन्स अ वेरी वेरी थिन, यू कैन से लेयर ऑफ अ लिक्विड हेयर, ठीक है। तो इस डायग्राम से नहीं पता चल रहा, मेरा जो डायग्राम बनाया उसमें, क्योंकि फिल्म की हाइट तो बहुत ही कम आएगी एज कम्पेयर टू द ब्लॉक। दी हुई इन्होंने फिल्म की थिकनेस, देखो थिकनेस ऑफ द फिल्म इज गिवन, दिया हुआ है ना, थिकनेस ऑफ द फिल्म इज गिवन 0.30 मिलीमीटर्स, वेरी लेस, तो 3.0 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर्स आ जाएगी, ठीक है। कैलकुलेशन आप कर लेना, मैं आपको मेथड बताता हूँ। और इसको हमने ब्लॉक और टेबल के बीच में रखा, व्हेन रिलीज्ड, इस सिस्टम को जब हम छोड़ देते हैं इसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स एक्ट करेगी और टेंशन फोर्स भी होनी चाहिए, ठीक है। मान लो टेंशन फोर्स भी एक्ट करेगी, ठीक है। द ब्लॉक मूव्स, ये ब्लॉक कांस्टेंट स्पीड से आगे जाता है, जब ये कांस्टेंट स्पीड से जाएगा तो ये भी कांस्टेंट स्पीड से जाएगा, क्योंकि थ्रेड तो इनएक्सटेंसिबल है। तो दोनों कांस्टेंट स्पीड से थोड़ा सा, मतलब एकदम इंस्टेंटली छोड़ने के बाद कांस्टेंट स्पीड से जाता है, एक्सेलरेशन 0 है। जब इसके ऊपर एक्सेलरेशन 0 है तो इसके ऊपर टी कितना आएगा, mg के ऊपर, और इसके ऊपर टेंशन लग रहा है, लेकिन और कोई फोर्स लग रही है क्या, कौन सी आकाश, वो तो बैलेंस होगी बेटे, वर्टिकल फोर्सेस तो इसमें बैलेंस्ड है, वो तो दिखाने की जरूरत ही नहीं है mg हो रहा है। हाँ, फिल्म इसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स लगा सकते हैं, क्योंकि टॉपिक ही यही है। तो जो फिल्म इसके ऊपर फोर्स लगाएगी यहाँ पर ऐसे विस्कस फोर्स, तो Fv और T भी बैलेंस कर रहे हैं, तो जो Fv आएगा दैट विल बी इक्वल टू mg, इन दोनों से Fv इक्वल टू mg, और इसका मास दिया हुआ है आपको, ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लगेगी, जल्दी बताओ, फ्रिक्शनल फोर्स के लिए कौन सा फॉर्मूला, 6 पाई ईटा rv, वो तो स्फेरिकल बॉडीज जब विस्कस मीडियम में गिर रही है तब है, ये तो मीडियम में है भी नहीं, तो नीचे फिल्म है, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाली लेयर के ऊपर कितनी फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी, कैसे निकालेंगे। हाँ देखो, अब इसके बारे में सोचो, क्योंकि ये यहाँ पे सबसे ऊपर वाली लेयर की वेलोसिटी देखो, व्हेन रिलीज ब्लॉक की स्पीड दी हुई है, तो हम मान लेंगे कि जो लिक्विड की लेयर है सबसे ऊपर, मैंने कहा ना लिक्विड को लेयर्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज मानो, ठीक है। तो जो लिक्विड की सबसे ऊपर वाली लेयर है उसकी स्पीड को हम इतना ही मान लेंगे, और जो लिक्विड की ये वाली लेयर है उसकी स्पीड, हाँ उसको हम 0 मान लेंगे, ये मॉडल है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी ग्रेडियंट है। तो विस्कस फोर्स निकालने के लिए हमने अभी फॉर्मूला देखा था, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स इज ईटा ए मैग्नीट्यूड ऑफ dv/dz, इसका मैग्नीट्यूड लेना आपको, ठीक है। तो mg, तो अब हमें निकालना क्या है इसमें, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो दिस इज वन ऑफ द मेथड व्हिच इज यूज्ड टू मेजर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, ठीक है। तो अब आपके पास क्या है बेटे, अब एरिया दिया हुआ है आपको, कितना एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है ये दिया हुआ है, ईटा हमें निकालना है, dv/dz निकाल लेंगे क्या, dv/dz कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में वेलोसिटी का चेंज माइनस चेंज ऑफ वेलोसिटी निकाल लो, फाइन कितने आएगा 0.085 माइनस 0, यहाँ इतना था यहाँ इतना है, ठीक है। dz ये डिस्टेंस कितना है, थिकनेस t, जो थिकनेस हमें दी हुई है वो, क्योंकि उतने डिस्टेंस के ऊपर, तो वेलोसिटी ग्रेडियंट हमारे पास आ गया कौन सी यूनिट में, SI यूनिट्स में। अगर हम थिकनेस को मीटर्स में लिखते हैं तो SI यूनिट्स में आपने dv/dz की वैल्यू डाली, एरिया की वैल्यू भी SI यूनिट्स में दे रखी है, नहीं दे रखी तो आप कर लेना, मास और g की वैल्यू 9.8 डाल के ईटा निकल जाएगा, कर लोगे इसको, वेरी गुड एंड वेरी नाइस प्रॉब्लम, ठीक है। एंड द सेम प्रॉब्लम कैन कम अगेन इन द एग्जाम, ठीक है, तो यू मस्ट बी रेडी, ठीक है। तो इस जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला पार्ट है ना, उसमें NCERT को एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है, बिकॉज सम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन इज गिवन, समटाइम्स सेशन रीजन कैन बी आस्क्ड, ठीक है, तो वो सब चीज़ें होती हैं। चलो अब ये NCERT में दिया हुआ है, वहाँ से मैंने इमेजेस निकाली हैं, तो काफ़ी अच्छी इमेजेस हैं, और
समझ में भी आ जाएगा। ये वही चीज़ है जो अभी हमने देखा था। मान लो ये ऊपर वाला ब्लॉक है, तो जब हमने सिस्टम को रिलीज़ किया तो ऊपर वाला ब्लॉक यहाँ था, और रिलीज़ करने के बाद थोड़ी से टाइम के बाद वो बी वाला यहाँ आ गया, ठीक है। लेकिन ए और डी ये फिल्म है, ये फिल्म है, ये ऊपर वाले ब्लॉक का, ऊपर वाला ब्लॉक तो इसके ऊपर है, ठीक है। इस तरीके से था, मान लो ये ऐसे था, यहाँ था ये ब्लॉक ऐसे, और ये जो फिल्म थी आपकी ये भी पहले ऐसे थी। लेकिन अब जब डिस्प्लेसमेंट हुई तो ऊपर वाला ब्लॉक तो आगे चला गया, और ये ब्लॉक के अंदर इन दो पॉइंट्स का हम मान रहे हैं मोशन नहीं हो रहा, ठीक है। तो ये वही विजुअलाइजेशन है। तो दिस शोज द वेलोसिटी प्रोफाइल। इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने लिखा है वेलोसिटी प्रोफाइल। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने कहा कि नीचे वाली जो सतह है, नीचे वाला सरफेस वो रेस्ट पे है, और लिक्विड जो है वो ऐसे है। ऊपर वाली लेयर ऑफ द लिक्विड में तो कुछ वेलोसिटी है नॉन जीरो, लेकिन नीचे वाली जो लेयर है उसकी वेलोसिटी को हम क्या मान रहे हैं, जीरो। तो इसमें इन्होंने बताया कि आमतौर पे जैसे पानी या कोई और लिक्विड जब फ्लो करता है, एक्सपेरिमेंट्स में भी और भी जगह पे, ठीक है, तो क्या होता है कि जो पाइप्स होती हैं, पाइप्स में लिक्विड फ्लो करता है। तो जब लिक्विड पाइप में फ्लो करता है तो जो सेंट्रल एक्सिस है, ये पाइप है हार्डवेयर, ठीक है, ये आगे भी चल रहा है ऐसे, ठीक है। इमेजिन कर लो पानी का पाइप गोल, तो जो एक्सिस होती है पाइप की, वहाँ पे स्पीड सबसे ज़्यादा होती है लिक्विड की, ठीक है। और ये एक सिलेंड्रिकल प्रोफाइल बोलते हैं इसको ना, कि एक सिलेंडर के सरफेस के ऊपर वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो वेलोसिटी, जैसे कि अगर मैं इसको एक्सिस मान के, इसको एक्सिस मान के एक सिलेंडर बना देता हूँ, 1 2 3 4, तो एक्सिस से 1 2 3 4 ऐसे 4 ही लेनी है अगर हम, है ना, तो 4 ऊपर और 4 नीचे, तो मान लो ऐसे आ गया। तो ये इस सिलेंडर के ऊपर यहाँ जो लिक्विड है और सिलेंडर के सरफेस पे जहाँ लिक्विड है उसकी स्पीड सेम आएगी। तो मतलब इस सिलेंडर के एक्सिस से अगर मैं इक्वल डिस्टेंस नीचे, तो मतलब एक सिलेंडर के सरफेस पे जितने भी लिक्विड के पार्टिकल है वो सेम स्पीड से चल रहे हैं। एक्सिस के ऊपर स्पीड सबसे ज़्यादा है और यहाँ पे स्पीड सबसे कम या जीरो आ जाएगी। एक इसमें बेटे देखो ये इंटरप्रिटेशन दी तो ये एनसीईआरटी में, तो लेकिन आपको मालूम होना चाहिए ऐसी कोई चीज़ एनसीईआरटी में दी है। तो इसी इक्वेशन को हम एक दूसरे तरीके से देख रहे हैं, देखना। ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है इसको मैंने यहाँ लिख दिया, इस यहाँ से उठा के यहाँ, तो ये यहाँ पे आ गया। और dv/dz को मैंने यहाँ पे लिख दिया, dv/dz को। अब इस ईटा की डेफिनेशन, मतलब इसको ईटा की डेफिनेशन मान रहे हैं एक दूसरे तरीके से। तो उन्होंने कहा ये तो स्ट्रेस है, दिस स्ट्रेस, और नीचे क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस। इसको इन्होंने कहा है कि देखो अगर ये लेंथ अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन में क्या होता है, ऊपर भी लेंथ आती है और नीचे भी लेंथ आती है, ऊपर भी लेंथ नीचे भी लेंथ, ठीक है। ये चेंज इन लेंथ, ये ओरिजिनल लेंथ। और इसको अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें, टाइम इंटरवल से, स्मॉल टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दो, तो ये तो स्ट्रेन है और इसको स्ट्रेन रेट बोला हुआ है। स्ट्रेन रेट मीन्स यहाँ पे ये गलत है ना, इसको ऐसे लिखेंगे स्ट्रेन रेट, एक साथ लिख दो। अगर स्ट्रेन ऊपर रखना है तो नीचे टाइम इंटरवल आएगा, समझ में आपको। स्ट्रेन अपॉन टाइम इंटरवल इज स्ट्रेन रेट, समझ में आएगा, ठीक है। इस चीज़ को इन्होंने कहा ये वही सिचुएशन है ना जिससे डिफॉर्मेशनल फोर्स लगाते हैं, याद है आपको, टेंजेंशियल डिफॉर्मिंग फोर्स। तो शेयरिंग स्ट्रेन जब प्रोड्यूस होता है तो यही है ना। तो इन्होंने कहा कि ये आपके पास ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है, ये ओरिजिनल लेंथ है और ये उसका चेंज इन लेंथ है, ये चेंज इन लेंथ है। तो उसी तरीके से इन्होंने कहा कि इस केस में हम कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि एज इफ इट इज़ स्ट्रेस अपॉन, ये तो स्ट्रेन हो गया, और यहाँ से यहाँ ये मान लो dt टाइम में गया, dt टाइम में ऐसे। तो इन्होंने इससे कंपेयर करके उसको बोला, ये v इंटू डेल्टा टी करके इनको dt टाइम लिया हुआ है, ये dt कर दो इसको, ठीक है। तो दिस इज एन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्ट्रेन, इंटरप्रिटेशन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है, समझ में आपको। तो आप इसमें देखो हो क्या रहा है, जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें हो क्या रहा है, उसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि जो लिक्विड है वो डिसऑर्डरली मैनर में मूव नहीं कर रहा। जैसे हमने पहले स्टेडी फ्लो और टर्बुलेंट फ्लो का आपको बताया था ना, फ्लूइड्स में टर्बुलेंट फ्लो, ये फ्लूइड्स ही तो है। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, उसके अंदर एक डिसऑर्डरली फ्लो होता है, स्ट्रीमलाइंस बना ही नहीं सकते, वी कैन नॉट रिप्रेजेंट सच अ फ्लो बाय स्ट्रीमलाइंस। लेकिन एक दूसरा फ्लो होता है लिक्विड का जिसको हम बोलते हैं लैमिनर फ्लो, ठीक है। तो लैमिनर फ्लो और स्टेडी फ्लो ये तो लगभग आपस में रिलेटेड ही है, इन द सेंस के स्टेडी फ्लो होगा तभी लैमिनर फ्लो हो सकता है। लेकिन लैमिनर वर्ड किसके लिए यूज़ होता है, जब आप लिक्विड को मानते हो कि लिक्विड जब फ्लो कर रहा है तो वो लेयर्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड है, इट इज़ ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स। बिकॉज लैमिना वर्ड का मतलब होता है अ थिन शीट, अ प्लेन। वैसे तो परफेक्ट लैमिना तो है, उसकी थिकनेस 0 होती है। तो इसमें आप देखो हर जगह हमने जहाँ डायग्राम बनाया, हमने लिक्विड को लेयर्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज दिखाया, ठीक है। तो ये ऑर्डरली है, लेयर की फॉर्म में जो फ्लो होता है वो स्टेडी फ्लो हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे कह सकते हो कि स्टेडी फ्लो अगर होगा तभी लैमिनर फ्लो होगा।
तो लैमिनर फ्लो इज़ दिस, ये जो हमने अजम्पशन की थी कि हम एक अजम्पशन करके चल रहे हैं कि हमारा लिक्विड ये ऊपर वाली लेयर, ये नीचे वाली लेयर, तो एक लेयर दूसरे के ऊपर ग्लाइड कर रही है. देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द लेयर्स. द कॉज ऑफ रिलेटिव मोशन इज फ्रिक्शनल फोर्स. इफ देयर वाज नो फ्रिक्शनल फोर्स ऑल द लेयर्स विल मूव विद द सेम स्पीड. समझ में आपको? तो लैमिनर फ्लो वर्ड आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए. यदि लिक्विड के फ्लो को अगर ये डिसऑर्डरली है, जैसे कि आप किसी नदी के किनारे पे जाके खड़े हो गए, वहाँ पे रॉक्स हैं और अचानक से पानी आके उसको हिट करता है और गोल गोल घूमने लगे, तो वो तो टर्बुलेंट फ्लो है. दैट इज टर्बुलेंट फ्लो. ठीक है. तो और टर्बुलेंस के बारे में एनसीईआरटी की बुक में बड़ा अच्छा से दिया हुआ है कि कई बार टर्बुलेंस डिज़ायरेबल होती है और कई बार टर्बुलेंस अनडिज़ायरेबल होती है. जैसे कि अगर आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हो और आप बड़ी अच्छी सब्जी खा रहे हो, तो वो जो कुक जो खाना बना रहे हैं वहाँ पे एयर में टर्बुलेंस बनाने के लिए वो बड़े बड़े पंखे चलाते हैं ताकि टर्बुलेंस आ जाए और जो हीट है वो एस्केप करे उसके साथ. और भी जगह पे इन्होंने एनसीईआरटी में एप्लीकेशन दी हुई है कि टर्बुलेंस के पॉजिटिव क्या है, व्हाट आर द यूजेस ऑफ टर्बुलेंस. और कई बार टर्बुलेंस नेगेटिव होती है कि जैसे कई बार किसी इंडस्ट्री में किसी पाइप में कोई लिक्विड बह रहा है, तो अगर हम स्पीड बढ़ाते हैं तो वो लैमिनर फ्लो के लिए अच्छा नहीं होता. अगर हम स्पीड बढ़ाते हैं तो समटाइम्स एट अ क्रिटिकल स्पीड द फ्लो डज नॉट रिमेन लैमिनर एंड इट टर्न्स इनटू टर्बुलेंट फ्लो. एक एप्लीकेशन एनसीईआरटी में दी हुई है, ब्लड प्रेशर मेजरमेंट में फ्लो ऑफ द ब्लड इन द आर्टरी इज टर्न फ्रॉम लैमिनर टू टर्बुलेंट. जब फ्लो लैमिनर से टर्बुलेंट होता है तो वो जो ब्लड प्रेशर वाली डिवाइस है ना, स्फिग्मोमैनोमीटर, उसमें एक अलग तरीके की आवाज़ सुनने वाले को आती है जो वो कान में इंसर्ट करता है, क्योंकि पहले तो वो फ्लो लैमिनर होता है. जब जैसे ही वो लैमिनर से ब्लड का फ्लो जब प्रेस करते हैं ना आर्टरी को, ऐसे उस डिवाइस से प्रेशर लगाते हैं, तो वो जब वो प्रेशर रिलीज़ करते हैं तो अचानक से फ्लो लैमिनर से टर्बुलेंट बनता है. तो जब वो लैमिनर से टर्बुलेंट बनता है तो उसमें एक अलग आवाज़ आती है, साउंड आती है उसको सुनने वाले को, तो उसको पता चल जाता है कि वो बीपी के मेजरमेंट में यूज़ होता है. एनसीईआरटी में दिया हुआ ये सारा कुछ. तो लैमिनर फ्लो इज अ काइंड ऑफ एन ऑर्डरली फ्लो इन विच द फ्लो ऑफ द लिक्विड कैन बी अज्यूम्ड टू बी ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ लेयर्स. ठीक है. लिक्विड को हम लेयर्स की फॉर्म में ऑर्गेनाइज मान सकते हैं और ये मानते हैं कि वन लेयर इज ग्लाइडिंग ओवर वन अनदर. सो इट इज़ अ ऑर्डरली फ्लो. बट इफ़ यू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द फ्लो टू मच देन इट गोज अगेंस्ट लैमिनर फ्लो. वो लैमिनर फ्लो के लिए अच्छा नहीं होता और लैमिनर फ्लो कैन टर्न इनटू टर्बुलेंट. समटाइम्स इट कैन बी अनडिज़ायरेबल, समटाइम्स इट कैन बी डिज़ायरेबल. तो जैसे मैं आपको अनडिज़ायरेबल वाला बता रहा था, अगर किसी इंडस्ट्री में कोई केमिकल जो है वो पाइप में फ्लो कर रहा है, ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा ऊपर नीचे दूसरी तीसरी मंजिल पे जा रहा है. एनडीआरए में जाओगे वहाँ पे भी आपको मिलेंगे ऐसी पाइप्स, वहाँ पे तो अंदर वो मिल्क कोई घुमाते रहते हैं. ठीक है. तो व्हाट आई वांट टू से, तो मान लो कोई लिक्विड टर्बुलेंस इज एसोसिएटेड विद, सपोज फ्लो लैमिनर से टर्बुलेंट हो गया, तो टर्बुलेंस में हीट डिसिपेट होती है, मतलब लिक्विड जो है वो गर्म हो सकता है. इट कैन गेट वार्म, हीट इज डिसिपेटेड. तो उससे क्या है, वो लिक्विड जब वार्म हो जाएगा तो अगर कोई लिक्विड ऐसा है जो कि इन्फ्लेमेबल है तो उसमें आग लग सकती है, एक्सप्लोजन हो सकता है. सो समटाइम्स वी वांट दैट द लिक्विड शुड फ्लो इन अ लैमिनर वे ओनली. ठीक है. इन सर्टेन प्लेसेस. तो उसके लिए उसको पढ़ा जाता है. ठीक है. अलग से पढ़ते हैं कि कैसे हम बता सकते हैं कि किसी भी लिक्विड का फ्लो टर्बुलेंट है या नहीं. हाउ कैन वी टेल वेदर अ लिक्विड फ्लोइंग इज टर्बुलेंट और नॉट. ठीक है. तो कोई भी लिक्विड का फ्लो टर्बुलेंट है या लैमिनर. तो जब कोई लिक्विड फ्लो करता है तो फ्लोइंग लिक्विड के लिए हमने एक नंबर कंप्यूट करते हैं जिसको बोलते हैं रेनॉल्ड्स नंबर. सो इन ऑर्डर टू जज द मोशन ऑफ अ लिक्विड, ठीक है, वी कैन कंप्यूट द रेनॉल्ड्स नंबर ऑफ द फ्लोइंग लिक्विड. रेनॉल्ड्स नंबर इज अ डायमेंशनलेस नंबर, इट हैज नो यूनिट्स. एंड ये उसकी डेफिनेशन है जो वहाँ पे लिखी हुई है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, स्पीड ऑफ द लिक्विड. अब आप देखो लिक्विड की स्पीड बढ़ेगी तो रेनॉल्ड्स नंबर बढ़ेगा. अगर रेनॉल्ड्स नंबर, इसमें मैंने कंडीशन लिखी हुई है 3000 से ज़्यादा हो जाए, मैंने एनसीईआरटी की बुक ना फॉलो करके और दूसरे स्टैंडर्ड टेक्स्ट में जो वैल्यू दी है वो दी है. एनसीईआरटी की बुक में अभी लेटेस्ट वाली में तो ये है ही नहीं, पुराने वाले में थोड़ा बहुत हल्का सा डिफरेंस है, कुछ खास फर्क नहीं है. ठीक है. इफेक्टिवली आप इसको यूज़ कर सकते हो, मेरा ये मतलब है. ठीक है. तो रेनॉल्ड्स नंबर कंप्यूट करने के लिए अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 3000 से ज़्यादा आ जाए तो दैट मीन्स दैट फ्लोइंग लिक्विड का जो फ्लो है वो टर्बुलेंट हो जाएगा. 3000 इज द कट ऑफ, 3000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. 3000 इज द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर. ठीक है. तो आई थिंक एनसीईआरटी बुक में इसको RE से डिनोट किया हुआ है. तो क्रिटिकल वैल्यू मतलब इससे ज़्यादा अगर लिक्विड का रेनॉल्ड नंबर आ जाए कंप्यूट करने में, कंप्यूट कैसे करते हैं वो तो ये फॉर्मूला है, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, स्पीड ऑफ द लिक्विड, डायमीटर ऑफ द पाइप इन विच इट इज फ्लोइंग, डिवाइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड. तो आप देखो अगर किसी लिक्विड का कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ज़्यादा है तो उसके रेनॉल्ड्स नंबर को कम करता है, मतलब वो लैमिनर फ्लो में रहेगा. रेनॉल्ड्स नंबर क्यों कंप्यूट करें, सिर्फ ये बताने के लिए, सिर्फ फ्लो को कैरेक्टराइज करने के लिए ये लैंग्वेज यूज़ होती है. फ्लो को कैरेक्टराइज करने का मतलब ये बताना है कि फ्लो लैमिनर है या वो टर्बुलेंट हो गया. ठीक है. तो अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 से कम है फिर तो हम फ्लो को लैमिनर मानते हैं, स्टेडी फ्लो एंड लैमिनर फ्लो. अगर रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू 2000 से 3000 के बीच में है तो उसको हम बोलते हैं अनस्टेबल, कि फ्लो अनस्टेबल है, इट इज़ नॉट स्टेडी. ठीक है. इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स टर्बुलेंस. और 3000 से अगर ज़्यादा है रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू तो फ्लो इज़ टर्बुलेंट. तो आपको सिंपल क्वेश्चन में तो बस इन सब की वैल्यूज़ दे सकते हैं
और आपसे पूछ सकते हैं कि आप बताओ कि इस लिक्विड का फ्लो कैसा है, इज़ इट लैमिनर, नॉन लैमिनर, टर्बुलेंट, या ठीक है ऐसे कोई क्वेश्चन आ सकता है। और इसमें एक टर्म यूज़ होती है क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी मतलब मैक्सिमम स्पीड जिसके लिए फ्लो कितना रहे, लैमिनर रहे, ठीक है। तो इसको ईटा को इधर लिखते हैं, डी को इधर लिखते हैं, रो को इधर लिखते हैं, ये क्रिटिकल वेलोसिटी आ जाएगी, प्रोवाइडेड आप इसमें क्रिटिकल वैल्यू ऑफ रेनॉल्ड्स नंबर 3000 पुट कर दो, रेनॉल्ड्स नंबर की वैल्यू आ जाएगा समझ में। तो कई जगह पे शायद जैसे आप लोगों को जो नोट्स मिले हैं उसमें इसको रेडियस के टर्म्स में लिखा हुआ है, ठीक है, तो वो आप देख लेना, ठीक है। तो क्रिटिकल वेलोसिटी मींस द मैक्सिमम स्पीड फॉर विच द फ्लो रिमेन्स लैमिनर। फिर बाकी तो इसमें कर दो कि मैक्सिमम रेनॉल्ड नंबर कितना होना चाहिए लैमिनर फ्लो के लिए, 2000 होना चाहिए। रेनॉल्ड्स नंबर की मैक्सिमम वैल्यू शुड बी 2000 फॉर लैमिनर फ्लो, अनस्टेबल में नहीं जाना है। और ये यहाँ पे और क्रिटिकल वेलोसिटी निकालेंगे, इसको 2000 ईटा और रो और डी आपको दिए होंगे तो क्रिटिकल वेलोसिटी आ जाएगी, समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा अब देखना बेटे, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उन्होंने कहा है कि रेनॉल्ड्स नंबर को ऐसे देखा जा सकता है, किस वजह से देख रहे हैं वो आप अगर हायर लेवल में पढ़ोगे तो फिर आपको पता चल जाएगा। अब जैसे अगर आपको ये याद होना चाहिए रो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू वी स्क्वायर, ये फोर्स होती है। अब ये क्यों फोर्स है उसके लिए न्यूटन लॉज के अंदर 2 चैप्टर दिए हैं एनसीईआरटी में, उसमें पढ़ लेना। ये हमने वहाँ किया था कि अगर कोई लिक्विड किसी पाइप से निकल रहा है और वो दीवार को टकराता है तो वो कितनी फोर्स लगाएगा, तो वहाँ पे उस प्रॉब्लम में ये एक्सप्रेशन आती है, ये आपको याद होनी चाहिए। तो इसको भी हम वही बना देते हैं, देखना यहाँ पे रो तो है, वी का स्क्वायर नहीं है तो एक वी नीचे एक्स्ट्रा डाल दो, ऊपर एरिया भी नहीं, नीचे एक एरिया एक्स्ट्रा डाल दो, ऊपर डायमीटर है कोई बात नहीं उसको हम नीचे ले जाएंगे। ये अब ये तो क्या है, ये तो फोर्स है, एनसीईआरटी की बुक में इसको बोला हुआ इनर्शियल फोर्स। और ये क्या है, ईटा इंटू ए इंटू वेलोसिटी अपॉन डी, ये क्या है, ये हाँ वेलोसिटी ग्रेडियंट है, ठीक है। और ईटा इंटू ए तो ये विस्कस फोर्स है, तो मतलब ये 2 फोर्सेस की रेशो है, ठीक है। तो बस ये याद रख लेना, ठीक है। रेनॉल्ड्स नंबर कैन बी विजुलाइज एज अ रेशो ऑफ 2 फोर्सेस, एक ऊपर फोर्स एक नीचे फोर्स, नीचे वाली फोर्स विस्कस फोर्स है, ऊपर वाली फोर्स को एनसीईआरटी में कहा है इनर्शियल फोर्स। इनर्शियल फोर्स का मतलब बेसिकली वो कह रहे हैं कि लिक्विड जब मूव कर रहा है तो उसकी मोमेंटम की वजह से जो फोर्स की एक्सप्रेशन आती है वो, ठीक है। तो ये लैमिनर फ्लो है और ये टर्बुलेंट फ्लो, इन्होंने कहा कि ऐसे अचानक से आके किसी ऑब्स्टेकल को हिट करता है तो वो एक डिसऑर्डरली फ्लो मैनर में वो फ्लो कर सकता है, पढ़ लेना आप इसको, है ना। स्टेडी फ्लो इज अचीव्ड एट लो स्पीड्स, स्टेडी फ्लो, ठीक है, बियॉन्ड अ लिमिटिंग वैल्यू कॉल्ड क्रिटिकल स्पीड दिस फ्लो बिकम्स टर्बुलेंट, कर लोगे, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन्स है, पढ़ लेना इसको। वन सी इज़ व्हेन फास्ट फ्लोइंग, ये फास्ट फ्लोइंग वाला स्मोक का है और उसमें हमने एक ऑब्स्टेकल रखा है, तो पढ़ लेना आप इसको। एनसीईआरटी की बुक में एक प्रॉब्लम दी है बेटा ये वाली, इसका इन्होंने फॉर्मूला नहीं दिया हुआ, ठीक है। तो इट इज़ बेस्ड अपॉन पॉइज़न्स इक्वेशन जो मैंने यहाँ पे लिखी है, आप सुन लो, सुनने की वैल्यू है। एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, उसकी लेंथ आपको दे रखी है और ऐसे विजुलाइज करो कि मान लो इसके अंदर कोई लिक्विड है पर ये लिक्विड बह नहीं रहा। ना बहने का मतलब क्या है, अगर मैं इस पाइप के अंदर कोई भी क्रॉस सेक्शन बनाता हूँ ऐसे, मान लो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए, तो इस एरिया के इधर से उधर लिक्विड जा नहीं रहा। ना बहने का मतलब ये है, इन ऑर्डर दैट द लिक्विड शुड फ्लो, तो ए और बी पॉइंट्स के बीच में हम प्रेशर का डिफरेंस अप्लाई करेंगे। तो प्रेशर एट ए को अगर हम ज़्यादा बना देते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कंडक्टर में आपको वोल्टेज डिफरेंस या अदर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा, वोल्टेज क्रिएट करेंगे तभी फ्लो होगा। तो वैसे यहाँ पे अगर यहाँ के प्रेशर को बढ़ा दिया जाए और यहाँ के प्रेशर को कम कर दें तो लिक्विड हाई से लो प्रेशर की तरफ पुश होना शुरू हो जाएगा, इसको हम प्रेशर डिफरेंस बोलते हैं। तो लिक्विड फिर ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। तो इतने टाइम में, dt टाइम में मान लो लिक्विड की इतनी वॉल्यूम फ्लो करती है, तो इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, फ्लो रेट भी बोलते हैं इसको शॉर्ट में, वॉल्यूम फ्लोन पर यूनिट टाइम। तो अगर प्रेशर डिफरेंस ज़्यादा है तो आप एक्सपेक्ट करते हो कि फ्लो रेट ज़्यादा होना चाहिए। अगर ज़्यादा प्रेशर लगाया हमने, तेजी से फोर्स लग रही है ना, तो ज़्यादा प्रेशर डिफरेंस है तो फ्लो रेट शुड बी प्रोपोर्शनल टू प्रेशर डिफरेंस। बट ये कोई प्रूफ नहीं है, प्रूफ तो इसका है अदरवाइज थरोली हमने किया हुआ है प्रूफ अलग से, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, तो इसलिए तो वॉल्यूम फ्लो रेट को कैपिटल क्यू से भी दिखा सकते हैं। वॉल्यूम फ्लो रेट की यूनिट्स आएंगी SI मीटर क्यूब पर सेकंड, कई बार लीटर्स पर मिनट या लीटर्स पर सेकंड में भी दिया हो सकता है कि कितना लीटर पानी इस क्रॉस सेक्शन के क्रॉस पर सेकंड बह रहा है, ठीक है, दैट इज फ्लो रेट। तो ये इक्वेशन है बेटे, ठीक है। अगर हम वॉल्यूम फ्लोन पर यूनिट टाइम पाई, प्रेशर डिफरेंस, ये प्रेशर डिफरेंस है, बिगर प्रेशर माइनस स्मॉलर प्रेशर, रेडियस ऑफ द ट्यूब की रेज़ टू द पावर 4 अपॉन 8 ईटा एल। इसकी डेरिवेशन है बड़ी अच्छी, हमने रिकॉर्ड की हुई है, अगर किसी को देखनी है तो आप देख लेना, बाकी यूजफुल नहीं है आप लोगों के लिए। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है पर ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं, ठीक है। तो बाकी वैल्यूज पुट करनी है, इसमें आंसर निकालना है, ये तो कुछ भी नहीं करना आपको। क्या निकालना है इसमें, लैमिनर फ्लो मान सकते हैं, ये लैमिनर फ्लो के कंडीशन में ही है। व्हाट इज टू बी कंप्यूटेड, प्रेशर डिफरेंस, पी की वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू दी हुई है, एसआई में चेंज कर लेना। जैसे इसमें वैल्यू क्या दी हुई है, फ्लो रेट किलोग्राम्स पर सेकेंड है ना,
किलोग्राम्स पर सेकंड, तो वॉल्यूम निकालोगे ना, ये तो मास पर यूनिट टाइम है ना, तो इसको डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे तो ये वॉल्यूम पर यूनिट टाइम आ जाएगा। क्लियर है? इस लिक्विड के डेंसिटी से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि अगर dt टाइम में dm मास फ्लो हुआ तो कितनी वॉल्यूम फ्लो हुई, इतनी वॉल्यूम फ्लो हुई ना, dv/dt। तो हमने मास को डेंसिटी से डिवाइड करना है बस, ठीक है। चलो एनीवे आगे देखो, सरफेस टेंशन। तो सरफेस टेंशन का थोड़ा सा पार्ट मैं शुरू करता हूँ। लेट अस इंट्रोड्यूस व्हाई देयर इज समथिंग कॉल्ड एज सरफेस टेंशन। तो ये कुछ दिख रहा है आपको, मच्छर बैठा हुआ है पानी पे, ठीक है। लेकिन आप देखो जहाँ पे ये पानी पे बैठा है वहाँ पे ऐसे कुछ ट्रफ सा बना हुआ है, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो ट्रफ, जो गड्ढा ऐसे बना हुआ है इस तरीके की शेप, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, जहाँ पे इसके पैर देखो, इसके ऊपर ग्रेविटी की फोर्स एक्ट करेगी mg पर, ये डूब नहीं रहा, फ्लोट कर रहा है ना, तो बट इसको फ्लोटेशन नहीं बोल सकते क्योंकि इसके ऊपर बॉइंट फोर्स नहीं लग रही है, बिकॉज बॉइंट फोर्स विल एक्ट ओनली व्हेन सम पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट गोज डाउन बिलो द सरफेस ऑफ द लिक्विड। इसमें इसके पैर का कोई भी हिस्सा अंदर नहीं जा रहा, नो पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द इंसेक्ट इज गोइंग इनसाइड, इट इज नॉट डिस्प्लेसिंग एनी लिक्विड, ठीक है। बिकॉज ये जो फिल्म है उसने जेंटली प्रेस किया तो फिल्म में गड्ढा ही बन गया, पैर तो अंदर गया ही नहीं है। ऊपर फिल्म क्या होती है, ऊपर ये सतह है पानी की, द टॉप सरफेस ऑफ वाटर, अ फ्यू मॉलिक्यूल्स लेयर थिक एक पार्ट होता है जिसको हम सरफेस बोलते हैं, तो इसी को हम सरफेस फिल्म या सरफेस बोलते हैं। तो जब इसने पैर रखा है यहाँ पे मस्किटो ने, तो ये फिल्म ऐसे, इसमें डिप्रेशन बन गया कुछ इस तरीके से, गड्ढा बन गया बस ऐसे। और जो गड्ढा है वहाँ पे कुछ फोर्सेस एक्शन में आती हैं, और इन फोर्सेस के जो वर्टिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो इंसेक्ट के वेट को बैलेंस करते हैं। सुन में आपको, तो नो पार्ट ऑफ द लेग, तो बॉइंट फोर्स इसमें पिक्चर में नहीं आ रही है, बॉइंट फोर्स इज नॉट कमिंग इन टू प्ले हेयर, ठीक है। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। तो नो बॉइंट फोर्स इज एक्टिंग, ठीक है, ओनली द फोर्सेस ड्यू टू सरफेस टेंशन आर एक्टिंग। बबल्स आप लोगों ने देखे होंगे, इनके अंदर क्या होता है, बबल के अंदर सोप, ये तो सोप ही सोल्यूशन से बनते हैं ना बबल्स तो वैसे, ठीक है। लेकिन इनके अंदर हवा होती है, एयर इज ट्रैप्ड, तो इसको ऐसे विजुलाइज करते हैं बबल को कि ये आपके पास स्फीयर है, स्फेरिकल बबल है, तो ऐसे ये अंदर खाली जगह है, ये बहुत ही पतली सी लेयर है, ये भी फिल्म है, बिकॉज इट इज़ वेरी लेस थिकनेस, इसको फिल्म, सो अ वेरी थिन लेयर इज कॉल्ड एज अ फिल्म, ठीक है। और फिल्म इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखना, ये पेपर की क्लिप, इसके बारे में आपको क्या अंदाज़ा है, ओके ये कट गया, पर जो हमको दिख रहा है इंपॉर्टेंट चीज़ें दिख रहा है आपको, ये भी डूबी नहीं है, ये इसका भी जो डिप्रेशन है वैसे जस्ट थोड़ा इस तरीके से आया हुआ है, ठीक है, समझ रहे हो आप। जहाँ पे पेपर की क्लिप टच कर रही है पानी को, नो पार्ट ऑफ द क्लिप इज एंटरिंग बिलो द सरफेस ऑफ वाटर, इट इज़ ओनली जस्ट टचिंग द फिल्म ऑफ द सरफेस, ठीक है। और जैसे इसमें मैंने बताया था डिप्रेशन बन जाता है, वैसे डिप्रेशन बना है इसमें इस तरीके से। ये मान लो वो क्लिप का ही एक पार्ट है, ये क्लिप का एक लंबा सा पार्ट है, और ये पानी की जो फिल्म है इसको ऐसे डिप्रेस कर दे, तो यहाँ पे सरफेस टेंशन की फोर्सेज आती हैं। तो अभी हम समझेंगे ये सरफेस टेंशन की फोर्सेज क्या होती हैं, ठीक है। वी विल ट्राई टू, ये तो एप्लीकेशन है, और देखो बहुत अच्छी अच्छी एप्लीकेशन है। जैसे एक ही एप्लीकेशन है, देखना सरफेस टेंशन के ऊपर जो बेस्ड है, आपके पास एक बीकर में पानी है, और ड्राइंग ब्रश ले आओ आप, ड्राइंग ब्रश के ये हेयर है, और ये ऐसे ड्राइंग ब्रश है, आप इसको पानी में डिप करते हो, डिप करने के बाद जब इसको पानी से निकालते हो तो ये सब चिपक जाते हैं, वाई, ये एक्सप्लेन करना है क्यों, ठीक है। फिर उसके बाद आपने वाटर को देखा, ड्रॉपलेट्स को, नहीं, वाटर ड्रॉपलेट्स दे आर स्फेरिकल इन शेप। जब अगर कोई वाटर ड्रॉपलेट गिर रही है नीचे, इट इज़ फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी, तो इट इज़ ऑलमोस्ट स्फेरिकल। बाकी वो गिरी नहीं है जब तक, तब तक तो ग्रेविटी उसकी शेप को डिस्टॉर्ट करता है, इसलिए पोस्टर्स में ऐसी शेप बना देते हैं। स्पेस में अगर हम पानी को देखेंगे तो वो ऐसी शेप आएगी। तो वो वाटर की जो ड्रॉप्स हैं वो स्फेरिकल क्यों होती हैं, वाई नॉट सिलेंड्रिकल, ठीक है। तो दैट इज एक्सप्लेन बाई सरफेस टेंशन। और कॉनिकल, कोन की शेप की ऐसे नहीं बना सकते ना। तो इन सब के अंदर फिर एक ये बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट है, ये मान लो आपके पास एक वायर है, मेटल की वायर, बिल्कुल पतली सी रिंग की जैसे, ठीक है, और इसको आपने सोप सॉल्यूशन में डिप कर दिया, तो इसके ऊपर एक सोप की फिल्म बन गई, और फिर एक बिल्कुल ही हल्का सा धागा, जैसे बाल से थोड़ा सा थिकर लगा लो आप, और उस धागे को आपने ऐसे बांधा हुआ है, और वो भी सोप सॉल्यूशन में डिप कर दो, ठीक है, ताकि वो गीला हो, और जेंटली इसके ऊपर प्रेस करो, ठीक है। दिस एक्सपेरिमेंट कैन बी डन, मैनी पीपल हैव डन, यू माइट फाइंड सम वीडियो ऑल्सो। और फिर जो अंदर जो सोप फिल्म है उसको प्रिक कर दो, मतलब वो सोप की फिल्म को तोड़ दो, तो ये जो धागा है जो पहले ऐसे इसके ऊपर रेस्ट कर रहा था फिल्म के ऊपर, तो ये एग्जैक्टली सर्कल बन जाता है, स्क्वायर नहीं बनता, ट्राइंगल नहीं बनता। क्या चीज़ है जो सिलेक्ट करे कि सर्कल ही बनना चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीज़ें सरफेस टेंशन के बेसिस पे हम आंसर कर सकते हैं। एक्चुअली
इसमें जब ये सर्कल बनेगा तो ये जो फिल्म है, फिल्म का एरिया सबसे कम हो जाएगा, और फिल्म का एरिया सबसे कम होने से फिल्म की एनर्जी सबसे कम हो जाएगी। ऐसी वाटर ड्रॉपलेट जब ऐसी होती हैं तो एक रूल होता है, मान लो आपके पास कई सारी 3 डायमेंशनल शेप्स पॉसिबल है ना, स्फेरिकल, क्यूबॉइड, क्यूब, कोन, सिलेंडर, देयर आर मैनी शेप्स। तो फॉर अगर मान लो स्फीयर, क्यूब, क्यूबॉइड, कोन सबकी वॉल्यूम एक जितनी, इसकी, तो सबसे कम सरफेस एरिया स्फीयर का होता है। फॉर अ गिवन वॉल्यूम स्फीयर इज द शेप विच हैज़ मिनिमम सरफेस एरिया। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं मैथमेटिकली मैक्सिमम मिनिमा से, शायद आप लोगों ने किया भी हो। फॉर अ गिवन वॉल्यूम स्फीयर इज द मिनिमम, स्फीयर हैज़ द मिनिमम सरफेस एरिया। ठीक है, तो स्फीयर के मिनिमम सरफेस एरिया होने से अगेन जो फिल्म का साइज़ है, जो ऊपर की जो सतह है, वो सबसे कम इसी में आती है, इसकी सरफेस एरिया ज़्यादा है। तो सरफेस एरिया कम होने से जो सरफेस एनर्जी है वो कम हो जाती है। और ये आप लोगों ने जैसे केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि दैट सिस्टम्स टेंड टू गो टुवर्ड्स स्टेट ऑफ लोअर एनर्जी। ठीक है, जिसमें एनर्जी सिस्टम की कम है, सिस्टम्स अपनी एनर्जी को फेंकना चाहते हैं, दे वांट टू एक्सपेल इट टू द सराउंडिंग्स। सो इफ अ वाटर ड्रॉपलेट वाज दिस शेप, इट विल गो इनटू दिस शेप ऑफ इट्स ओन। अगर ऐसी शेप बन भी जाए तो वो अपने आप से ऐसे चल जाए, क्योंकि जब वो एक्स्ट्रा एनर्जी को थ्रो करती है तो ऑटोमेटिकली सबसे कम एनर्जी इसी शेप में आती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो और यहाँ पे ठीक है, ये एरिया सबसे कम कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो इसमें कुछ अलग रूल है, इसमें सबसे मिनिमम एरिया आ रहा है इसका। ठीक है, फिल्म का एरिया ऐसे करने से सबसे मिनिमम आएगा, क्योंकि फॉर अ गिवन सर्कमफ्रेंस, ये रूल है, फॉर अ गिवन सर्कमफ्रेंस ऑफ द थ्रेड का लेंथ तो उतना ही है, टोटल सर्कमफ्रेंस, मैक्सिमम एरिया सर्कल इनक्लोज करता है। मतलब अगर आपने एक स्क्वायर बनाया और एक ट्राइंगल बनाया और एक सर्कल बनाया, तीनों का सर्कमफ्रेंस एक है, इसका पेरीमीटर और इसका सर्कमफ्रेंस एक है, सबसे ज़्यादा एरिया किसका आएगा? सर्कल का। तो जब ये सबसे ज़्यादा एरिया सर्कल ले लेगा तो बाकी का एरिया तो कम हो जाएगा ना। तो जब बाकी का एरिया कम हो जाएगा तो बाकी फिल्म का जो सरफेस एरिया वो कम हो जाएगा, और सरफेस एरिया कम होने से सरफेस एनर्जी कम हो जाती है। सरफेस एनर्जी क्या है वो तो अभी हम समझेंगे। ठीक है, जब हम सरफेस टेंशन को पढ़ते हैं तो हमें थोड़ा सा उसके बारे में समझना पड़ता है। लेकिन अगर हम सरफेस टेंशन की डेफिनेशन करते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस फिल्म, ठीक है, ड्यू टू विच इट एक्ट्स लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर मेम्ब्रेन। इमेजिन करो आपके पास एक रबर की मेम्ब्रेन है, अब आप उसको ऐसे खींच दो तो उसमें खिंचाव आ जाएगा, सब तरफ से खींचना है। एक पर्सन ऐसे खींच दे और एक पर्सन या 4 बच्चे लोग हैं और वो ऐसे खींच दें तो उसमें स्ट्रेच हो जाएगा। ठीक है, इट विल गेट, तो उसको हम बोलते हैं कि दैट द सरफेस फिल्म इट एक्ट्स लाइक अ स्ट्रेच्ड इलास्टिक मेम्ब्रेन। सरफेस टेंशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ, अभी हम लिक्विड के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो फिर बाद में हम देखेंगे कि सॉलिड की जो फिल्म जहाँ पे भी फिल्म आएगी, फिल्म सॉलिड की भी हो सकती है। फिल्म का मतलब ये मान लो कोई सॉलिड है जैसे ग्लास, तो ये एयर है, ठीक है, या फिर कोई गैस ले लेते हैं, ठीक है, इसको गैस, इसको सॉलिड। ठीक है, तो जहाँ पे भी 2 अलग अलग मीडिया आपस में कांटेक्ट में आएंगे वहाँ पे फिल्म हो, तो यहाँ पे ये फिल्म है, सॉलिड की फिल्म, और जहाँ पे फिल्म आएगी तो फिल्म में सरफेस टेंशन आएगी क्योंकि फिल्म में खिंचाव आएगा। ठीक है, वो खिंचाव क्यों आता है वो अभी हम समझते हैं अभी थोड़ा सा। ठीक है, वाई देयर इज, सो इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द सरफेस फिल्म ड्यू टू विच द सरफेस फिल्म्स एक्ट लाइक अ स्ट्रेच्ड रबर मेम्ब्रेन, या इलास्टिक मेम्ब्रेन की तरह से एक्ट करती हैं। इसको तो थोड़ा सा समझने के लिए हम इसको ऐसे देखते हैं। देखो, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। ठीक है, पहले तो आप ये देखो, ठीक है, 2-3 पॉइंट्स हैं। ये विजुलाइजेशन अच्छी है। मान लो ये आपके पास लिक्विड की फिल्म है, जो यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये लिक्विड की फिल्म के ऊपर जो मैंने ऐसे लाइन बना दी है, ये मान लो एटम्स हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, और मैंने मॉलिक्यूल्स की एक लाइन इसमें बना दी। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है, ये जो मॉलिक्यूल है लिक्विड का, या एटम, कुछ भी मानना चाहो आप मान सकते हो, मॉलिक्यूल्स ही बोल लो। ठीक है, क्योंकि लिक्विड इज मोस्ट कॉमनली वाटर ओनली, बस वाटर में इम्प्योरिटीज़ आ जाती हैं। जैसे वाटर में डिटर्जेंट डाल दिया आपने तो वाटर की सरफेस टेंशन कम हो जाएगी और वो वाटर ज़्यादा इफेक्टिवली क्लीन कर सकता है, क्योंकि जब वाटर की सरफेस टेंशन ज़्यादा है तो जो ऑयली डर्ट होता है कपड़ों में, वाटर उसके साथ स्टिक नहीं करता, इट डज नॉट स्टिक टू द ऑयली डर्ट। वो हाइड्रोफोबिक है ना, जो ऑयली पार्टिकल्स हैं, तो वाटर उसके साथ चिपकता नहीं। डिटर्जेंट डालते हैं तो डिटर्जेंट मेक्स इट पॉसिबल फॉर वाटर टू जस्ट स्टिक अ लिटिल बिट टू दैट, वाटर की सरफेस टेंशन को कम कर देता है डिटर्जेंट बेसिकली। तो ऐसी चीज़ें जो लिक्विड की सरफेस टेंशन को कम करते हैं उसको हम बोलते हैं सरफेक्टेंट्स। शायद केमिस्ट्री में पढ़ा होगा आपने। सरफेक्टेंट इज अ मटेरियल विच डिक्रीजेज द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड। तो डिटर्जेंट इज अ सरफेक्टेंट। सरफेक्टेंट इज शॉर्ट ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट। ठीक है, उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है। तो ये याद रख लेना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। इसीलिए व्हेन वी वार्म वाटर, तो वाटर को वार्म करने से भी उसकी सरफेस टेंशन कम हो जाती है। तो जो ऑयली डर्ट है कपड़ों में, फैब्रिक्स में या कहीं पे भी, वो उसके साथ बाइंड कर सकता है, मतलब आसानी से उसको सफाई कर सकता है। तो अब आप देखो, ये आपके पास लिक्विड का मॉलिक्यूल है। अब वाटर के केस में दूसरे वाटर मॉलिक्यूल इसको सब तरफ से फोर्स लगा रहे हैं, जिसको आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हो। इनको भी हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बोल देते हैं। तो दिस वाटर मॉलिक्यूल इज बीइंग अट्रैक्टेड इक्वली ऑन ऑल साइड्स। अगर आपको इक्वली नहीं लग रहा तो आप अपने तरफ से एरोज लगा देना।
तो वाटर मॉलिक्यूल इन दी बल्क, ये बल्क है अंदर, फिल्म में नहीं है, फिल्म तो ऊपर एक बिल्कुल पतली सी लेयर को हम फिल्म बोलते हैं, अ फ्यू मॉलिक्यूल्स थिक, अ फ्यू मॉलिक्यूल्स थिक। एक मॉलिक्यूल का रफ साइज कितना है, 10⁻⁻10 मीटर्स ले लो, तो 5-6 लेयर्स बना लो या 10 लेयर्स बना लो, तो 10⁻⁹ मीटर्स की थिकनेस की जो ऊपर एक लेयर होती है उसको फिल्म बोलते हैं। फिल्म की प्रॉपर्टीज़ और बल्क की प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क होता है, ठीक है। तो फिल्म्स के लिए अलग ही तरीके से हम उसको स्टडी करते हैं। तो ये बल्क में एक मॉलिक्यूल है विच इज़ बीइंग अट्रैक्टेड ऑन ऑल साइड्स बाय अदर वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो आप एनसीईआरटी में पढ़ना, उसमें काफ़ी अच्छे से दी हुई है ये वाली डिस्क्रिप्शन। तो जैसे एनसीईआरटी में बताया हुआ है कि इस मॉलिक्यूल को लिक्विड से बाहर निकालने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, 40 किलो जूल्स पर मोल, मतलब एक मॉलिक्यूल को निकालने के लिए इसको 6.022 × 10⁻23 से डिवाइड कर देना। ये ऑन एन एवरेज है, ये नहीं कि हर मॉलिक्यूल के लिए सेम आएगी, ऑन एन एवरेज एक मॉलिक्यूल को बल्क से बाहर निकालने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए होती है, एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है। तो व्हाट आई वांट टू से, इसकी एनर्जी नेगेटिव होती है क्योंकि इट इज़ बीइंग अट्रैक्टेड, इसकी एनर्जी नेगेटिव होती है। तो अभी अपने माइंड में समझ लो -100 इसकी एनर्जी है, ठीक है। ये वाले मॉलिक्यूल्स को देखो, इनको दूसरे ऊपर की तरफ वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है, ठीक है, इनको नीचे की तरफ फोर्स लग रही है। वाटर मॉलिक्यूल्स नीचे हैं, ऊपर तो है नहीं, ऊपर वेपर है, वाटर वेपर हो सकता है वो, ठीक है, कुछ गैस फॉर्म में अगर चला गया तो, ठीक है। तो वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स की डेंसिटी बहुत कम है, तो इसके ऊपर नेट इनवर्ड अट्रैक्शन है, इसके ऊपर तो नेट फोर्स 0 है, अप्रॉक्सीमेटली 0 फोर्स मान सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर नेट इनवर्ड अट्रैक्शन है। तो दो तरीके हैं सोचने के, एक तो ये कि इसके ऊपर अंदर की तरफ फोर्स लग रही है फिर भी ये ऊपर है। इट इज़ लाइक कि एक मास को आपने अर्थ सरफेस पे रखा है और फिर भी वो h हाइट पे है, आपने ऐसे पकड़ा, क्यों? तो एक तरीका समझने का है कि हम जब इसको यहाँ से ऊपर ले जाएंगे तो हम इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, हम इसको एनर्जी दे रहे हैं। तो बेसिकली कंसेप्ट क्या होता है एनर्जी की टर्म में, अगर हम समझना चाहें, अगर एक बॉडी अर्थ दूसरी बॉडी ब्लॉक को अट्रैक्ट करती है और आप उनको दूर करते हो, तो आप इसकी एनर्जी बढ़ा रहे हो, यू आर इंक्रीजिंग इट्स एनर्जी। बढ़ा रहे हो कि नहीं? आप वर्क करोगे तो वर्क इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में सेव हो जाएगा, तो एनर्जी बढ़ गई। तो यहाँ पे वही चीज़ है, इस मॉलिक्यूल को नीचे की तरफ अट्रैक्शन मिल रही है बल्क की तरफ, लेकिन फिर भी ये ऊपर है बिकॉज इट हैज़ मोर एनर्जी, ठीक है। तो जो यहाँ पे मॉलिक्यूल है उसकी एनर्जी को अगर मैं -100 की फॉर्म में विजुलाइज करूँ तो इसकी एनर्जी कुछ ज़्यादा है, इसकी एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा है, ठीक है, -50 के अराउंड। मैं यूनिट्स नहीं लिख रहा हूँ तो समझने के लिए वैल्यूज़ दे रहा हूँ। तो इसको जब एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाएगी तो ये यहाँ चला जाएगा। इसको हम सरफेस एनर्जी बोलते हैं कि सरफेस के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनमें एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, दे हैव सम एक्स्ट्रा एनर्जी एज कम्पेयर टू मॉलिक्यूल्स इन दी बल्क। समझ में आपको? तो सरफेस एनर्जी को और भी तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, सरफेस में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके पास कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी होती है एज कम्पेयर टू मॉलिक्यूल्स इन दी बल्क, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज सरफेस एनर्जी। और अगर हम किसी भी जगह सरफेसेस बनाना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, तो हमें वर्क करना पड़ेगा। कई बार ऐसे बोलते हैं सरफेस एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ सरफेस, ठीक है, या ऐसे बोलते हैं द सरफेस एनर्जी इज दी वर्क टू बी डन इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सरफेस, ठीक है। तो वो कैसे होता है वो देखेंगे, वो अभी न्यूमेरिकल के थ्रू एग्जैक्टली समझेंगे, अभी मैंने रफली डिफाइन किया है। तो अब आप देखना बेटा, ये आपके पास ऊपर, अब देखो इन मॉलिक्यूल्स को आसपास की तरफ भी अट्रैक्शन मिल रही है, खिंचाव आगे ना, एक तो नीचे की तरफ और एक ऐसे खिंचाव जो आसपास वाले, ऊपर मॉलिक्यूल्स नहीं है, ठीक है। अगर आप इन मॉलिक्यूल्स को ऊपर उठाते हो ऐसे, मान लो इस लेयर को हम ऊपर उठा सकते हैं, जैसे कि ये मैग्नेट है, मैग्नेट के साथ छोटे मोटे नेल्स चिपके हुए, मैग्नेट को ऊपर उठाओगे तो नेल्स उसके साथ चिपक के थोड़ा सा ऊपर उठेंगे, है ना। तो क्योंकि नेल्स मैग्नेट को नीचे खींच रहे हैं, जब मैग्नेट नेल्स को खींच रहा है, वो न्यूटन थर्ड लॉ है, दोनों एक दूसरे को खींचेंगे, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे अगर आप इस लेयर को इमेजिन करो, आप थोड़ा सा ऊपर उठाते हो तो दूसरे मॉलिक्यूल उसके साथ चिपके हुए हैं ना, ये साइड में चिपके हुए हैं, तो वो इसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं। तो कहने का मतलब इस लेयर के इधर और इधर फोर्स लग रही है दूसरे मॉलिक्यूल्स की तरफ वजह से। जो इस तरफ मॉलिक्यूल, ये इस सरफेस, इस ये तो कंटेनर है, कंटेनर के इस सरफेस से लेके उस सरफेस तक की मैंने नहीं बनाई है चेन तो मैंने छोटी सी कोई भी लेंथ ले ली, L, स्मॉल l कैपिटल L। अब इस तरफ भी फोर्स लगती है अट्रैक्टिव, इस तरफ भी फोर्स लगती है, दूसरे मॉलिक्यूल जो सतह में उनकी वजह से, फिल्म में जो दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वजह से। एक तरफ वाली फोर्स ले लो F/L, दिस रेशियो इज यूज्ड टू मेजर द सरफेस टेंशन ऑफ दिस लिक्विड फिल्म। तो इसको हम बोलते हैं कि ये सरफेस टेंशन, क्योंकि अगर खिंचाव ज़्यादा है, अगर फोर्स ज़्यादा है, तो हम इमेजिन करते हैं कि ज़्यादा स्ट्रेच मेम्ब्रेन वाला इफेक्ट है। तो और भी कई वजह से जो अभी हम सारे यहाँ पे नहीं पढ़ सकते, कि ये रेशियो सेलेक्ट किया कि अगर हम एक इमेजिनरी लाइन सरफेस के ऊपर ड्रॉ करें, अभी आप लाइन ऑफ एटम्स ले लो, एनसीईआरटी में दिया हुआ है लाइन ऑफ एटम्स ले लो, तो इस एटम्स की लाइन के ऊपर एक तरफ जो है ना, ये ऐसे एक लाइन आ गई, तो इस तरफ वाले जो एटम्स हैं, यहाँ पे भी ऐसी एटम्स की लेयर आएगी, वो इसको जो इस तरफ एक तरफ खींचते हैं,
एक तरफ वाली फोर्स डिवाइड बाय द लेंथ ऑफ दिस लाइन ऑफ द एटम्स, दिस रेशो, तो न्यूटन्स पर मीटर में ऐसा यूनिट आ जाएगी सरफेस टेंशन की, ठीक है। इसको या सरफेस टेंशन बोलते हैं। सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगेगी, क्योंकि आप सपोज यहाँ पे मैंने आपको कहा कि मैं इसकी वैल्यू दे देता हूँ, एस की वैल्यू, कि इस फिल्म की सरफेस टेंशन इतनी है, जो कि नेचर ऑफ द लिक्विड और नेचर ऑफ द सराउंडिंग मीडिया के ऊपर डिपेंड करती है। तो अभी वाटर की सरफेस टेंशन तो मोस्टली आपको बुक्स में दी होती है। तो सरफेस टेंशन की वैल्यू अगर मैं आपको दे दूँ, आप इस लेंथ से मल्टीप्लाई करके एक तरफ वाली फोर्स निकाल सकते हो। तो बहुत थोड़ी सी फोर्स आती है, ठीक है। ऐसे और में कैलकुलेशन दे रखी है, वहाँ से आप देख लेना, ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, हम न्यूमेरिकल करेंगे अभी। ये बड़ी अच्छी प्रॉब्लम है सरफेस टेंशन के बारे में बाकी चीज़ें समझने के लिए। पढ़ना बेटा आप, जब तक आप इसको पढ़ोगे तो आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड फर्दर थिंग्स अबाउट सरफेस टेंशन, वी हैव टू डू दिस प्रॉब्लम। अ यू शेप्ड वायर, अब ये यू शेप की वायर है, ऐसे पतली सी मेटल की मान लो, ठीक है, और इसको हमने सोप सॉल्यूशन में डिप कर दिया, ठीक है, और फिर हटा दिया, तो इसके ऊपर एक सरफेस की फिल्म बन गई। ये एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। अ थिन सोप फिल्म इज फॉर्म्ड, ठीक है, बिटवीन द वायर एंड द लाइट स्लाइडर। ये कोई ऐसे एक रॉड लगी है बिल्कुल हल्की सी, जो इसके साथ यहाँ पे मान लो स्लाइड कर सके। स्लाइड मतलब तार ऐसे डाल दो, ऐसे डाल दो हुक बना के, ठीक है, ताकि वो आगे पीछे स्लाइड कर सके विदाउट फ्रिक्शन। अभी मान लो फ्रिक्शन एब्सेंट है। स्लाइडर का भी कुछ वजन है इनके अकॉर्डिंग, वो वजन, और इन्होंने कहा कि एक वेट को हमने टांग दिया। पढ़ लो आप, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। वेट ऑफ द स्लाइडर, ये और ये वेट है, ये टोटल फोर्स है। तो इसको मान लो हमने ऐसे रखा है ताकि ग्रेविटी इसके ऊपर, अगर आप ऐसे रखोगे, फिल्म को ऐसे कर दोगे, फिर तो वजन कैसे हैंग करेंगे, फिर तो ऐसे और ऐसे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स और एमजी बैलेंस कर देंगे। इसको ऐसे लटका है वर्टिकली, ठीक है, दिया हुआ है इन्होंने, वर्टिकली लिखा है, नहीं लिखा, कर देना, आप समझ जाएंगे। तो स्लाइड, अब देखो लेंथ ऑफ द स्लाइडर दे रखी है आपको, व्हाट इज द सरफेस टेंशन ऑफ द फिल्म, जल्दी से निकालो निकालो। ये प्रॉब्लम अब आप करो। सपोर्ट्स का मतलब ये है कि इसमें ये यहाँ पे इक्विलिब्रियम में हैंग कर रहा है पूरा सिस्टम ना, ठीक है, ये इक्विलिब्रियम में स्लाइडर। तो इस स्लाइडर के ऊपर, ये स्लाइडर है, ठीक है, एक तो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है, एक नीचे की तरफ वेट की फोर्स लग रही है। वेट वाली फोर्स हमें दी हुई है, ऊपर वाली फोर्स सरफेस टेंशन की वजह से आएगी, क्योंकि फिल्म में इधर तो मॉलिक्यूल्स हैं, इधर कोई मॉलिक्यूल्स नहीं है फिल्म के, ठीक है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन मॉलिक्यूल्स को पीछे वाले मॉलिक्यूल्स खींच रहे हैं और ये मॉलिक्यूल्स आगे स्लाइडर को खींच रहे हैं। तो सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स लगेगी। तो सरफेस टेंशन की डेफिनेशन है फोर्स डिवाइड बाय लेंथ, ठीक है। तो सरफेस टेंशन की वजह से जो फोर्स लगेगी वो आएगी सरफेस टेंशन इंटू टोटल लेंथ, ठीक है। टोटल लेंथ इसमें आएगी 2L, ठीक है ना। अगर इस स्लाइडर की लेंथ L है तो टोटल लेंथ आएगी 2L। उसका रीज़न ये है, ठीक है, ये आपका स्लाइडर है, इसमें जो येलो में बना हुआ है, ठीक है, और जो फिल्म है उसकी कुछ थिकनेस होती है। तो ऊपर भी एक मॉलिक्यूल्स की लेयर है और नीचे भी एक मॉलिक्यूल्स की लेयर है। तो S इंटू एल ऊपर और S इंटू एल नीचे, तो टोटल हो गया 2S इंटू एल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो फिल्म है ये कोई ऐसे लैमिना नहीं है, फिल्म विल हैव सम स्मॉल थिकनेस, ठीक है। तो ऊपर भी एक मॉलिक्यूल्स की लेयर है, नीचे भी मॉलिक्यूल्स की लेयर है। तो S इंटू एल ऊपर और S इंटू एल नीचे, एनसीईआरटी की प्रॉब्लम है। तो हमारे पास टोटल जो फोर्स आ गई सरफेस टेंशन की वजह से S इंटू 2L इज इक्वल टू वेट। इससे आपके पास आंसर आएगा, कितना आएगा, 5 इंटू 10 टू द पावर -5, 2.25। हाँ। अब आप निकाल लेना, निकाल लोगे, निकालना क्या हमें, सरफेस टेंशन। तो ऐसे निकलेगी W/2L, और L कितना लेंगे, 30 सेंटीमीटर। क्लियर है बेटे। तो 3 डायमेंशन में विजुलाइज करना है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अब देखो, अब मान लो हम इसी प्रॉब्लम को दोबारा से देखते हैं, लेकिन अब हम थोड़ा सा कुछ सिचुएशन चेंज कर देंगे। देखना, ये देखो, अब इसके लिए तो आप स्लाइडर को हॉरिजॉन्टल भी बना सकते हो ऐसे, ठीक है, और ये ऐसे, और ये फिल्म है। अब मैं यहाँ पे फोर्स लगाऊंगा, ठीक है, तो ये एक्सटर्नल फोर्स है। मान लो मैं इस स्लाइडर को यहीं रखना चाहता हूँ, तो मुझे कितनी एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ेगी, आई हैव टू अप्लाई एन एक्सटर्नल फोर्स 2L इंटू एस, इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी एक्सटर्नल फोर्स। अगर मैं स्लाइडर को यहीं पे रखना चाहता हूँ, अगर मैं स्लाइडर को स्लोली डिस्प्लेस करना चाहता हूँ तो मुझे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। सपोज मैं स्लाइडर को नीचे ले जाना चाहता हूँ या इस तरफ ले जाना चाहता हूँ, टुवर्ड्स दिस साइड, ठीक है, तो मुझे कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। स्लोली के लिए एक्सेलेरेशन नहीं करनी स्लाइडर की, दोबारा से इतनी फोर्स लगानी पड़ेगी स्लोली डिस्प्लेस करने के लिए। मान लो मैं dx डिस्टेंस, ठीक है, मूव करता हूँ स्लाइडर को, मतलब ये डिस्टेंस x है और मैं उसको dx डिस्टेंस से नीचे मूव करके यहाँ ले आता हूँ स्लाइडर को। तो जब मैंने स्लाइडर को ऐसे मूव किया तो क्या मैंने फिल्म का एरिया बढ़ाया, हैव आई इंक्रीज द एरिया ऑफ द फिल्म, हैव आई इंक्रीज द एरिया ऑफ द फिल्म। देखो
ऊपर मैंने जो एरिया बढ़ाया वो है L इंटू डी एक्स। नहीं, फिल्म के दो है ना, दो ऊपर वाले फेस पे भी L इंटू डी एक्स एरिया बढ़ गया, नीचे वाले फेस पे भी L इंटू डी एक्स। तो मैंने टोटल एरिया इतना बढ़ा दिया फिल्म का। दिस द टोटल एरिया विच आई हैव इंक्रीज। मैंने आपको बताया जो एरिया ऑफ द सरफेस फिल्म अगर बढ़ेगा, सरफेस फिल्म का अगर एरिया बढ़ेगा, ठीक है, तो इसका मतलब उसमें एक्स्ट्रा एनर्जी आएगी, क्योंकि जो ऊपर वाले मॉलिक्यूल में एक्स्ट्रा एनर्जी है, दे हैव मोर एनर्जी एज कम्पेयर टू मॉलिक्यूल इन द बल्क। वो एनर्जी उनमें कहाँ से आई? तो जब मैं अपनी जो मैं वर्क कर रहा हूँ, दिस इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, बाय मी, इन इंक्रीजिंग द एरिया बाय दिस अमाउंट, दिस इज द इंक्रीज इन एरिया। जब मैंने एरिया ऑफ द सरफेस फिल्म को इंक्रीज किया तो मॉलिक्यूल्स फिल्म में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आ गए, उनकी ज़्यादा सरफेस एनर्जी है। ये वर्क डन ही सरफेस के अंदर ये वर्क डन ही सरफेस में सरफेस एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो जब मैं फिल्म को स्लोली इंक्रीज करता हूँ, विच इज़ वेरी हार्ड टू डू, थ्योरेटिकली तो हम कर सकते हैं, प्रैक्टिकली इट इज़ वेरी हार्ड टू डू दिस। प्रैक्टिकली तो जब भी आप वर्क करोगे तो एक्सेलेरेशन आ जाएगी कुछ ना कुछ, ठीक है। लेकिन अगर हम स्लोली इंक्रीज कर रहे हैं तो वर्क डन बाय मी, ठीक है, वो इतना आ रहा है। कितना वर्क डन? ये 2L dx इंटू एस। और 2L इंटू डी एक्स क्या है? एरिया। अगर मैं दोनों तरफ को इंक्रीज इन एरिया से डिवाइड कर दूं, ठीक है, तो देन सरफेस टेंशन आके इक्वल आ जाएगा, नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब सरफेस टेंशन क्या हुई? वर्क डन पर यूनिट एरिया। ये सरफेस टेंशन की ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन है। एक तो F/L और दूसरा हमारे पास एक फिल्म है, उस फिल्म की सरफेस टेंशन कैसे डिफाइंड है? सपोज उसको हम थोड़े से अमाउंट से एरिया को इंक्रीज करते हैं, तो देन व्हाट विल बी द वर्क डन पर यूनिट एरिया ऑफ द फिल्म। और जो वर्क डन है वो कहाँ चला गया? वो फिल्म में उसकी सरफेस एनर्जी के लिए यू सिंबल यूज कर लो। तो ये एक्स्ट्रा सरफेस एनर्जी जो उसमें आई, ठीक है, तो ऐसे डिफाइन करते हैं सरफेस टेंशन को। सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन द सरफेस एनर्जी पर यूनिट इंक्रीज इन इट्स एरिया। तो किसी भी लिक्विड की जो सरफेस टेंशन है, ठीक है, या मोस्टली हमें लिक्विड फिल्म्स के बारे में ही पढ़ना है, ठीक है। सरफेस टेंशन की ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी पर यूनिट इंक्रीज इन एरिया। सपोज फिल्म का कुछ एरिया है, एरिया को थोड़ा सा बढ़ाया जाए बाय स्मॉल अमाउंट, तो उससे सरफेस एनर्जी कितना बढ़ती है? तो जो इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी पर यूनिट इंक्रीज इन एरिया आता है वो सरफेस टेंशन के इक्वल होती है, ठीक है। ये हमने अभी प्रूव किया। अब देखो, अब आगे हम इस डेफिनेशन को यूज़ करके हम एक बड़ी अच्छी प्रॉब्लम कर सकते हैं, जो कि डायरेक्ट बच्चे इसके आंसर याद रखते हैं, पर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, फिर डायरेक्ट आप कंपटीशन वाली क्लास में आप बना लेना। ये तो हमारी बेसिक CBSE की क्लास है, जिसमें हम बेसिक जो स्कूल में आता है वही चीज़ें हैं ये, ठीक है। देखो, वाटर ड्रॉप ऑफ रेडियस ये दिया हुआ है, हमें कैपिटल R मान लो इसके रेडियस को, इसको हमने कितनी ड्रॉपलेट्स में ब्रेकअप किया? 1000 को कैपिटल N से दिखा दो। गेन इन सरफेस एनर्जी, तो ये कॉमन चीज़ है। अगर आप एक बड़े स्फीयर को छोटे छोटे स्फीयर्स में बांट देते हो, डिवाइड कर देते हो, जैसे मान लो इसको हमने बड़े स्फीयर को 1000 स्मॉल स्फीयर्स में डिवाइड कर दिया, तो कितने स्फीयर्स आए? छोटे वाले स्फीयर का रेडियस अगर स्मॉल R है और बड़े वाले स्फीयर का रेडियस अगर कैपिटल R है, ठीक है, तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन सरफेस एरिया? सरफेस एरिया हमेशा बढ़ जाता है जब आप एक बड़े स्फीयर को छोटे स्फीयर में, ये कैटलिस्ट में यूज होता है, नहीं, फाइनली पाउडर्ड कैटलिस्ट आर मोर इफेक्टिव बिकॉज दैट इंक्रीजेस इफेक्टिव सरफेस एरिया। तो अब देखना, अब बड़े वाले का सरफेस एरिया इतना, लेकिन अब जो हमने 1000 ड्रॉपलेट्स बनाई हैं, ठीक है, उनका सरफेस एरिया कितनी ड्रॉपलेट बनाई? मान लो n, और एक का सरफेस एरिया इतना है, तो 4 पाई इंटू n तो में दिया हुआ है 1000, R² माइनस कैपिटल R² करना है। कैपिटल R भी दिया हुआ है, स्मॉल r कितना आएगा यहाँ से निकालेंगे। स्मॉल r की वैल्यू कितनी आएगी? स्मॉल r इज इक्वल टू n⁻⁻⁻³ इंटू r। ये समझ में आएगा आपको? ये n उधर चला गया तो n⁻⁻1 बन गया, टेकिंग 1/3 रेज़ टू द पावर, और यहाँ पे r की पावर 2 है तो यहाँ पे बन जाएगा n⁻⁻2/3 और ये r², ठीक है। इसमें से r, अब इसमें वैल्यूज डालनी है बस और आंसर निकालना है। आएगा समझ में आपको? ठीक है। ये है ना स्मॉल r 1/n n⁻⁻1, तो करेक्ट है, n³ 1/2 1/3। तो इसमें से आप देखना 4 पाई n इंटू R², यानी लिखना चाहते तो इस पूरे n को यहीं रखे रखो, आप एक n को यहाँ रखे रखो, ठीक है, और फिर r की पावर कितनी आ जाएगी? R² n की पावर -2/3 इंटू R² -1, ये बन जाएगा n की पावर 1/3 -1। ये चाहे तो आप डायरेक्ट रिजल्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए याद कर सकते हो। ये इंक्रीज इन सरफेस एरिया और सरफेस टेंशन इज इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी इज डिफाइंड लाइक दिस। तो इंक्रीज इन सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई करो तो इतना इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी हुआ, इसको सरफेस टेंशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आंसर है। इसमें n को 1000 करेंगे तो ये क्या आएगा? 10 -1 9, बाकी तो सिंपल r की वैल्यू डालनी है आपको, कर दोगे। तो इंक्रीज इन सरफेस एनर्जी, तो अगर आपको सरफेसेस क्रिएट करने हैं, ठीक है, तो सरफेसेस क्रिएट करने हैं तो आपको वर्क करना पड़ता है। तो सरफेस एनर्जी भी ऐसे डिफाइन होती है, ठीक है, द वर्क डन टू क्रिएट सरफेस,
टू क्रिएट अ सरफेस, वर्क डन टू क्रिएट अ सरफेस। अब जैसे यहाँ पे भी था, ये सब दिया नहीं हुआ, थोड़ी सी हायर लेवल की बुक्स में दिया होता है, इसमें भी इसको क्रिएट करने के लिए यहाँ से यहाँ तक ले जाने के लिए आपको वर्क करना पड़ता है मॉलिक्यूल पर, ठीक है। और जो वर्क डन टू क्रिएट दिस सरफेस है वो इसकी सरफेस एनर्जी। अब तो मेजरली 3 आर्टिकल्स और हैं जो हमारे सिलेबस में है। एक तो जैसे कि आपके पास अगर एक वाटर ड्रॉपलेट है या वाटर ड्रॉप है स्फेरिकल शेप की, ठीक है, देखो अगर वाटर ड्रॉपलेट के ऊपर और कोई फोर्सेस नहीं लग रही, जैसे ग्रेविटी की फोर्स फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो उसकी शेप परफेक्टली स्फेरिकल आएगी, जैसे कि स्पेस में, ठीक है। अगर अर्थ के ऊपर आप वाटर ड्रॉपलेट की स्फेरिकल शेप देखना चाहते हो तो देन यू कैन जस्ट लेट इट फॉल लाइक दिस व्हेन इट फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, ठीक है। तो मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 की एक्सेलरेशन से अगर वाटर ड्रॉपलेट गिरे फिर उसकी स्फेरिकल शेप दिखेगी आपको, इट विल लुक लाइक अ स्फेरिकल शेप टू यू, ठीक है। लेकिन अदरवाइज स्पेस में वाटर ड्रॉपलेट स्फेरिकल शेप के आएंगे। रीज़न मैंने बता दिया, क्योंकि सरफेस की एनर्जी मिनिमम करनी है। आपने देखा ना सरफेस फिल्म में एक्स्ट्रा एनर्जी है, लेकिन सरफेस की एनर्जी मिनिमम कैसे कर सकते हैं, जब सरफेस फिल्म का साइज़ कम हो। तो अगर मान लो आपके पास 1 ग्राम पानी है तो वो बन जाएगा कितना लीटर्स में, कितना बन जाएगा 1 ml, ठीक है, 1 ml पानी 1 सेंटीमीटर क्यूब वाटर, ठीक है। यही होता है ना वाटर की डेंसिटी। तो अगर आपके पास एक गिवन मास ऑफ वाटर है, अब आपको उसकी शेप बनानी है कि वो वॉल्यूम कैसी है, उसकी जो शेप है वो स्फीयर आएगी, क्यूबाइड आएगी, क्यूब आएगी, कोन आएगी, क्या आएगी। तो जो भी उस 1 ग्राम की शेप है, ठीक है, 1 ग्राम वाटर की जो शेप आएगी वो ऐसी शेप होनी चाहिए जिसका सरफेस एरिया सबसे कम आए। वॉल्यूम तीनों की सेम आएगी। आप एक ही वॉल्यूम का क्यूब भी बना सकते हो, कोन भी और स्फीयर भी। सबसे कम सरफेस एरिया स्फीयर में मिलेगा, ठीक है। इसको हम मैथमेटिक्स से प्रूव कर सकते हैं। तो दैट इज़ वाई द वाटर ड्रॉपलेट्स आर स्फेरिकल इन शेप बिकॉज दैट गिव्स मिनिमम सरफेस एनर्जी, ठीक है, टू दी फिल्म। तो लेकिन अब ये कुछ फॉर्मूला है, देखो एक बड़ा अच्छी सी रीजनिंग है जो मैं आपको अभी यहाँ बता सकता हूँ। तो इसमें डायग्राम में भी दिखाया हुआ है, पर मैं एक बार फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपके पास मान लो एक स्फेरिकल वाटर ड्रॉप है। अब इसके ऊपर आप इमेजिन करो हमने एक छोटा सा एलिमेंट ऑफ एरिया ले लिया, वेरी स्मॉल एलिमेंट ऑफ एरिया डी है, तो वो भी कर्व्ड आएगा, ठीक है। अब हमको ये समझना है, देखो वाटर ड्रॉपलेट के जस्ट बाहर एक पॉइंट लें, अगर इसके बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर एक पॉइंट लें, यहाँ पे एक पॉइंट लो, तो वहाँ पे जो प्रेशर है वो हवा के अंदर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, जिसको हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं। तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर कुछ फोर्स लगा रहा होगा कि नहीं ऐसे। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर P0 है तो वो कितनी फोर्स लगा रहा होगा नॉर्मल टू दिस एरिया। नॉर्मल टू दिस एरिया हैज़ टू पास थ्रू दी, इसको अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो वो सेंटर से जाएगा कि नहीं, सेंटर ऑफ द स्फीयर से, क्योंकि मैंने बताया ना हाइड्रोस्टैटिक फोर्स नॉर्मल टू द एरिया होती है। एरिया इसमें फ्लैट रेक्टेंगल नहीं है, कर्व्ड सरफेस है, वेरी स्मॉल साइज, इनफाइनिटेसिमल, ठीक है। तो इस एरिया के ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये फोर्स लग रही है। लेकिन अब देखो ये फोर्स तो सब तरफ से लग रही है, नीचे से भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, इससे तो क्रैश ही हो जाना चाहिए ड्रॉप। लेट अस इमेजिन सरफेस टेंशन इसमें क्या करेगी। आप इमेजिन करो इसके ऊपर सरफेस टेंशन, ये एटम्स की लेयर है, दूसरे एटम इसको खींचेंगे टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे, इस तरफ वाले एटम इसको खींचेंगे टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे। ये फोर्सेस थोड़ी सी ऐसे ऐसे आएंगी। अगर ये आपके पास एक सर्कुलर पैच ऑफ एरिया है तो ये जो लाइन है इसके ऊपर सरफेस टेंशन की वजह से ऐसे खिंचाव हो रहा है, ऐसे खिंचाव हो रहा है। तो इन दोनों फोर्सेस को अगर मैं ऐसे बना दूं, ये ऐसे एक लाइन और ऐसे एक लाइन, इस सेंटर के ऊपर टेंजेंट है, इस एरिया के सेंटर के ऊपर टेंजेंट, तो इस फोर्स का जो इधर कंपोनेंट आएगा ये, और इस फोर्स का जो इधर कंपोनेंट आएगा ये तो बैलेंस कर जाएंगे, ठीक है। अगर इस एंगल को हम थीटा कहें तो सिमेट्री से ये भी थीटा हो गया। और ये सपोज सरफेस टेंशन की वजह से स्मॉल फोर्स है DF, और ये भी DF है, तो DF cos थीटा, DF cos थीटा तो बैलेंस हो गए। लेकिन जो DF sin थीटा और DF sin थीटा जो अंदर की तरफ सरफेस टेंशन की वजह से फोर्सेज हैं वो भी तो हैं, है कि नहीं, अंदर की तरफ जो फोर्सेज लग रही हैं। अब एक तो ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बाहर से, और एक ये जो सरफेस टेंशन की वजह से अंदर फोर्सेज के कंपोनेंट्स आते हैं। सिर्फ इन वाले आर्म्स पे नहीं आएंगे, उनके ऊपर भी आएंगे, जो दूसरे दो हैं उनके ऊपर भी आएगा एक इनवर्ट कंपोनेंट। सिर्फ यहाँ से नहीं आएंगे कि इसी के कंपोनेंट्स लेने, जो ये वाले और ये वाले थे इनके ऊपर भी ऐसे टेंजेंशियल है और उनके भी कंपोनेंट सेंटर की तरफ आएंगे। तो मतलब सरफेस टेंशन की वजह से कुछ सेंटर की तरफ एक्स्ट्रा फोर्स लग रही है। तो अगर एक ये फोर्स और ये सरफेस टेंशन की वजह से फोर्स, ये फोर्सेस के एक्शन में ये जो फिल्म है ये बैलेंस में कैसे रहेगी, इक्विलिब्रियम में कैसे रहेगी, सतह बनी कैसे हुई है। तो दैट इज बिकॉज जो अंदर एक पॉइंट, अगर हम जस्ट बिलो द फिल्म एक पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर है, प्रेशर इनसाइड, ठीक है, दैट प्रेशर हैज़ टू बैलेंस दिस, जो बाहर से फोर्सेज लग रही हैं, या आप कहो इनवर्ड्स टुवर्ड द सेंटर फोर्सेज लग रही हैं, उनको अंदर से जो प्रेशर लग रहा है उसकी जो टोटल फोर्स है वो इन दोनों फोर्सेज को, इसको और इसको बैलेंस करती हैं। समझ में आपको, ठीक है। तो अब पहले तो याद कर लो कि जो अंदर वाला प्रेशर है ये बाहर वाले प्रेशर से कितना ज़्यादा होता है। ये तो हमने समझ लिया, इनसाइड प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज मोर देन आउटसाइड प्रेशर, बिकॉज इनको भी बैलेंस करना है और उसको भी बैलेंस करना है, तो इनसाइड प्रेशर हैज़ टू बी मोर,
ठीक है। लेकिन इनसाइड प्रेशर आउटसाइड प्रेशर से कितना ज़्यादा होता है? तो जो फिल्म है आपकी, अगर फिल्म की सरफेस टेंशन ऐसे है तो हम ये प्रूव कर सकते हैं कि अगर रेडियस ऑफ दिस स्फीयर कैपिटल आर है तो इनसाइड प्रेशर बाहर वाले प्रेशर से 2s/r अमाउंट से ज़्यादा होता है। ये तो पास्कल्स में ही आएगा, आप ऐसा यूनिट्स में निकालोगे तो आप निकाल के देख लेना। लेकिन ये कैसे प्रूव करेंगे? ये पता चलेगा क्या करना है। जो अंदर वाली साइड है, ऐसे कर्वेचर, कनकेव साइड बोल लो इसको, ठीक है, यहाँ का प्रेशर हमेशा यहाँ वाले प्रेशर से ज़्यादा आएगा। ये ध्यान रखना, अपने हाथ को ऐसे बनाना और इस तरफ वाले को ज़्यादा करना है। अगर ऐसे है तो यहाँ वाला प्रेशर ज़्यादा होगा और यहाँ वाला कम हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे, क्योंकि खिंचाव ऐसे पड़ रहा है, इनके कंपोनेंट्स ऐसे ऐसे आएंगे, तो ये सरफेस टेंशन की भी फोर्स है और इधर से भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, उधर से भी, तो उधर वाला ज़्यादा होना चाहिए ताकि फिल्म ऐसे बनी रहे। नहीं तो फिल्म तो रप्चर ही हो जाएगी, वो तो बननी नहीं चाहिए वैसी शेप। तो ये आपको सिलेंडर में भी ऐसे ही होता है, देखना ये सिलेंड्रिकल शेप है। सिलेंड्रिकल लिक्विड फिल्म भी बना देते हैं कई जगह। यहाँ पे आप एक एरिया इमेजिन कर लो ऐसे जो घुमा रहा है, तो यहाँ पे सरफेस टेंशन और यहाँ पे सरफेस टेंशन, इनके कंपोनेंट्स अंदर की तरफ आएंगे, तो अंदर की तरफ जो फोर्स लग रही है उसको अंदर से तो जो अंदर से जो ज़्यादा प्रेशर होता है उसको एक्सेस प्रेशर बोलते हैं, कि अंदर वाला प्रेशर जो है वो बाहर वाले प्रेशर से ज़्यादा है, ये टर्म यूज़ होती है। तो देयर इज़ एन एक्सेस प्रेशर इन अ लिक्विड वाटर ड्रॉप या इन अ वाटर ड्रॉप, स्फेरिकल वाटर ड्रॉप बोल दो, ठीक है। देयर इज एक्सेस प्रेशर इन द स्फेरिकल वाटर ड्रॉप। तो ये एक्सेस प्रेशर की एक्सप्रेशन क्या है? ये एक्स्ट्रा कितना है अंदर वाला प्रेशर वो है, इसी को एक्सेस प्रेशर बोलते हैं, कि अंदर वाला प्रेशर बाहर वाले से कितना ज़्यादा है, उसी को एक्सेस प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो अब इसके लिए एनसीईआरटी में एक रीजनिंग दी हुई है जो कि काफ़ी अच्छी सी रीजनिंग है और उसी को हम यूज़ कर सकते हैं। तो वो प्रिंसिपल आगे भी कई जगह पे यूज़ होता है हायर लेवल की मैकेनिक्स में। तो इन्होंने कहा है कि मान लो ये अभी ड्रॉपलेट है, इसका रेडियस है r, ठीक है, तो अभी इसका जो सरफेस एरिया है वो इतना है। तो उन्होंने कहा कि इमेजिन करो कि स्लोली का मतलब नेट फोर्स को जीरो रखते हुए ये ड्रॉप थोड़े से अमाउंट से एक्सपैंड करती है और इसका रेडियस r+dr हो जाता है, इसका रेडियस r+dr हो जाता है। तो इसका जो नया सरफेस एरिया आएगा वो इतना आ जाएगा। मान लो स्लोली एक्सपैंड करती है, अंदर से जो प्रेशर है उस आपको मेंटली इमेजिन करना है, ऐसे नहीं कि एक्सपैंड करे, वो तो इक्विलिब्रियम में ड्रॉप। मान लो ये थोड़ा सा, इसको हम मानते हैं कि एक्सपैंड करती है स्लोली। तो स्लोली एक्सपैंड करने का मतलब क्या है कि जो अंदर वाला प्रेशर है वो ज़्यादा है बाहर वाले प्रेशर से, वो तो हम यहाँ रीजनिंग कर चुके हैं। तो जो ये नेट फोर्स बाहर की तरफ लग रही है, ठीक है। अब ये जो अंदर से जो अंदर से प्रेशर लग रहा था ज़्यादा, वो कितना वर्क करेगा जब ये स्लोली एक्सपैंड करती है, तो ठीक है। तो अंदर से जो प्रेशर है वो इतना ज़्यादा वर्क करेगा, ये प्रेशर है और इसको अगर मैं एरिया से मल्टीप्लाई कर दूँ ये फोर्स आ जाएगी। और अगर हमने dr डिस्टेंस से मूव किया, हर जगह हर तरफ dr डिस्टेंस से मूव किया, तो इतने इस पूरी फोर्स का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो इतना आया। तो ये वर्क डन हो गया, दिस इज़ द वर्क डन। ये जो वर्क डन है, जो अंदर वाला एक्सेस प्रेशर करेगा ड्रॉप को थोड़ा सा dr डिस्टेंस से रेडियस को बढ़ाने में, r से r+dr रेडियस ले जाने में, ये वर्क डन, इसको हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल कर देंगे। क्योंकि जो वर्क डन हुआ वो कहाँ जाएगा, वो क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ गया फिल्म का, तो एक्सेस एनर्जी आई है, वो कहाँ से आई, इसी वर्क डन से वो एनर्जी आई है। तो हम ऐसे लिखेंगे PI - PO × 4πr²। इंक्रीज इन सरफेस एरिया कितना आएगा, दिस माइनस दिस, ये तो हम कई बार कर चुके हैं। कितना आएगा ये, कई बार कर चुके हैं ना, कितना आएगा गोविंद? 8πr/dr, ये आएगा कि नहीं? देखो 4πr² + dr² + 2r/dr - 4πr²। r² वाली टर्म तो r² से कैंसिल हो गई, dr² वाली को इग्नोर कर देते हैं, तो क्या बचा 2r/dr और ये 4π, तो कितना बन गया 8πr/dr। ये याद रखना है आपको। अब ये पाई कैंसिल हो गया, एक r भी कैंसिल हो गया, dr भी कैंसिल हो गया, यहाँ 2 का फैक्टर आया, तो हमारे पास क्या आया, और ये है ना du कितना आएगा, s × dA आएगा ना, क्योंकि हमारे पास सरफेस टेंशन की क्या डेफिनेशन होती है, ये इंक्रीज इन एरिया इज dA × s, तो यहाँ पे s भी आएगा, तो ये आपके पास आया 2s/r। ये आपके पास एक्सेस प्रेशर की एक्सप्रेशन आ गई, एक्सेस प्रेशर की, ठीक है। सुन में अब देखो, एक इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो हमने कहा था सबसे पहले, हमने आज शुरू किया था। अगर आपके पास एक सोप बबल है, ऐसे सोप बबल, अब ये सोप की फिल्म है लेकिन अंदर इसकी खाली जगह है, खाली जगह में हवा ट्रैप्ड हो सकती है, और ये एक पॉइंट है बाहर वाला आउटसाइड, ये बीच में पॉइंट है तो मिडल कर देते हैं, और ये इनसाइड पॉइंट है तो इसको आई कर देते हैं। तो अब मोस्ट ऑफ द टाइम्स तो इनर रेडियस और आउटर रेडियस को सेम ही मानते हैं मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस में, ठीक है, मोस्ट ऑफ द कैलकुलेशंस में। कहीं पे एक्स्ट्रा कुछ प्रॉब्लम ना आए तो उनको हम इनको अप्रॉक्सीमेटली इक्वल मान लो दोनों की वैल्यू इक्वल है। सपोज
इसको भी हम आर मान लेते हैं, इसको भी आर, थिकनेस को अगर इग्नोर कर दें तो, ठीक है। तो अब आप बताना मुझे एम पॉइंट का प्रेशर ओ पॉइंट के प्रेशर से कितने अमाउंट से ज़्यादा आएगा। अगर फिल्म की सरफेस टेंशन है एस, तो एम पॉइंट का प्रेशर ज़्यादा आएगा ओ पॉइंट के प्रेशर से, तो कितना ज़्यादा आएगा 2s/r। और आई पॉइंट का प्रेशर एम पॉइंट के प्रेशर से कितना ज़्यादा आएगा, वो भी 2s/r। अगर दोनों की रेडियस अनइक्वल है तो r1 r2 ऐसे लेना पड़ता है। अब इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, इन दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो आई पॉइंट का प्रेशर ओ पॉइंट के प्रेशर से कितना ज़्यादा आएगा, एक्सेस प्रेशर 4s/r। तो ये बोलते हैं कि ड्रॉप के अंदर, रादर बबल के अंदर जो एक्सेस प्रेशर होता है, यहाँ से जो हवा के मॉलिक्यूल्स अंदर स्ट्राइक करें, वो एक्सेस प्रेशर इतना लेना होता है आपको 4s/r। तो ड्रॉप में तो अंदर पानी था, खाली जगह थी नहीं। इसमें दो सरफेसेस है ना, एक यहाँ पे सरफेस है, एक यहाँ पे, दो फिल्म्स हैं एक तरीके से, ये, और इसकी थिकनेस बहुत ही कम है, ठीक है। तो इफेक्टिवली दो सरफेसेस आएंगे इस फिल्म में, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलो खैर ये तो आपको आ जाना चाहिए। अब और क्या बचा है, ठीक है। एक सरफेस टेंशन का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो मैंने आपको नहीं दिया, कोई बताएगा कौन सा, जो कि बहुत ही अमेजिंग है। आप घर में भी अगर आपके पास थोड़ा सा भी सामान है आप करके देख सकते हो, बहुत ही अमेजिंग चीज़ है वो। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो आप लोग मुझे अभी बता नहीं रहे हो। मान लो आपके पास एक ट्रफ है, कंटेनर है, और उसमें आप कोई लिक्विड इमेजिन कर लो, वाटर इमेजिन कर लो। एग्जैक्ट एक्सपेरिमेंट्स में तो हमें बड़े ध्यान से इस सर जो कंटेनर है इसको साफ़ करना होता है, प्रॉपर प्रोसीजर होता है इसको साफ़ कैसे करना है, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ कैन ड्रास्टिकली इफेक्ट सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड्स, ठीक है। और एक बिल्कुल पतली सी कोई ग्लास की बनी हुई एक कैपिलरी ट्यूब लेनी होती है। ये जो कैपिलरी ट्यूब है ये बहुत ही थिन होती है, ठीक है, मतलब पतली तो कितनी भी ले लो लेकिन 1 मिलीमीटर या उससे कम, ठीक है, इतनी पतली। तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो सॉलिड ग्लास की जो बनी हुई एक पाइप है या कैपिलरी ट्यूब है, तो इसके अंदर ये तो सॉलिड ग्लास है ये, और ये भी, ये बीच की खाली जगह जो ट्यूब है, पाइप, ठीक है। तो दिस अ कैपिलरी ट्यूब। इसको अगर हम मैग्नीफाई करके देखें बहुत ज़्यादा तो ऐसे कुछ दिखेगी। ये जो मैंने बनाया ये इसके अंदर वाले सर्फेसेस हैं, ये वाले अंदर वाले सर्फेसेस। तो इफेक्ट क्या है, अगर हम कैपिलरी ट्यूब को पानी में ऐसे पतली सी ट्यूब को ऐसे डिप कर दें, बस कुछ नहीं करना आपको, जैसे आप कोक पीते हो बॉटल से, तो आप कोक में पाइप डालते हो कोक पीने के लिए, बस वैसे ही है। ये आपने एक कंटेनर में पानी लिया और इसमें एक पतली सी कैपिलरी ट्यूब ग्लास की, वो इतनी पतली होती है कि अगर आप ऐसे करोगे तो हाथ से बड़ी आसानी से टूट जाएगी, ठीक है। हो सकता है थोड़ी सी ज़्यादा मजबूत ग्लास की बनी हो तो थोड़ा मुश्किल से टूटे और उसको आरी से कट करना पड़े आपको। क्या होगा अर्शिया इसमें, जब इसको ट्यूब को पानी में डालते हैं तो क्या देखा जाता है, हाँ बस, और कुछ, ये लो पानी अंदर चला गया, ये लो चला गया, या और भी कुछ देखते हैं, पानी ट्यूब के अंदर चला गया, और कुछ गोविंद, पानी अगेंस्ट द ग्रेविटी, ग्रेविटी की फोर्स के अगेंस्ट ऐसे राइज करता है इसमें, बिल्कुल आराम से आपने ट्यूब को डिप किया, खटाक से ऊपर उठ जाता है पानी ऐसे। सो इट इज़ लाइक मैजिक इफ़ यू कैन थिंक अबाउट इट, बट इफ़ यू कांट थिंक अबाउट इट देन यू कैन डू द एक्टिविटी एंड देन यू विल सी द मैजिक। तो हो सकता है आपको ये कुछ बड़ी बात ना लगे, बट आप ये देखो समथिंग इज गोइंग अगेंस्ट ग्रेविटी और आपको लग रहा है ये अपने आप से ऊपर जा रहा है। कोई भी चीज़ अपने आप से ऊपर नहीं जाएगी, फोर्सेज ही उसको ले जा सकती हैं। समझ में आ रहा है आपको? अब जैसे ये गिलास है अपने आप से थोड़ी ऊपर जा रहा है ना, कोई फोर्स ही ले जा रही है। अब मैं अगर अपने हाथ से फोर्स लगा रहा हूँ तो मुझे दिख रही है और आपको भी दिख रही है कि मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ये भी किसी फोर्सेज की वजह से ऊपर जाता है। बट इसको हम बोलते हैं कैपिलरी राइज, कैपिलरी एक्शन ऑफ द ट्यूब, ठीक है ना। विच फोर्सेज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग इट लाइक दिस, तो ऐसे बोलते हैं बेटे। अब देखो यही एक्सपेरिमेंट अगर हम रिपीट करें, कई लेवल पे समझना पड़ेगा, तो इसलिए सारे पॉइंट्स आपको आ जाए ताकि आप जब न्यूमेरिकल्स कर रहे हो तो आप तंग ना हो बाद में, ठीक है। तो यही एक्सपेरिमेंट अगर हम वाटर की जगह मर्क्यूरी के साथ रिपीट करें, यूजली ये ग्लास की बनी होती है कैपिलरी ट्यूब, वैसे तो हम कई सारे मेटेरियल्स यूज़ कर सकते हैं, पर मोस्टली अब मैं आपको नहीं बताता हूँ कैपिलरी ट्यूब किस चीज़ की बनी है, तो आप हमेशा ग्लास मानो, ठीक है, ग्लास की बनी हुई है कैपिलरी ट्यूब। अब यही एक्सपेरिमेंट अगर हम मर्क्यूरी के साथ रिपीट करें, सपोज ये मर्क्यूरी है इस कंटेनर में और मैंने इसमें एक ग्लास की ट्यूब डाल दी, व्हाट विल यू ऑब्जर्व? यू विल ऑब्जर्व दैट इंस्टेड ऑफ राइजिंग मर्क्यूरी विल फॉल। समझ रहे हो? जब आप इसमें, तो जो ट्रफ में कंटेनर में वाटर का लेवल था उससे ऊपर जा रहा है पानी, और इसमें जो ट्रफ में कंटेनर का लेवल है मर्क्यूरी का, तो मर्क्यूरी उससे भी नीचे चली जाती है, उससे भी नीचे, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हाइट ऑफ एसेंट, और इसमें हाइट ऑफ एसेंट नेगेटिव वैल्यू रखती है। एसेंट का मतलब ऊपर जाना। मान लो ये कितने भी सेंटीमीटर आगे, 12 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, और ये नेगेटिव, इसमें एच नेगेटिव है, मतलब ऊपर राइज करने के बजाय देयर इज अ फॉल।
तो ये तो एक चीज़ आपको समझनी है। तो इसको हम कैसे व्यू करते हैं, तो कई बार ये बोलते, कई तरीके से इसको समझा जाता है। तो इसमें दो लिक्विड्स बड़े इंपॉर्टेंट है, वाटर और मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को आप लोगों ने देखा है कभी, किसी के घर में थर्मोमीटर टूट गया हो तो आपने देखा होगा मर्क्यूरी को। तो अगर मर्क्यूरी गिर के फर्श पे गिर जाती है तो फर्श के ऊपर वो इस तरीके से अप्रॉक्सीमेटली स्फेरिकल शेप की उसके वो ड्रॉपलेट्स ही बनती है मर्क्यूरी की, ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं मर्क्यूरी हैज़ अ वेरी हाई सरफेस टेंशन। लेमैन्स एग्जांपल, लेमैन्स एक्सप्लेनेशन ये है कि मर्क्यूरी की सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, उसकी वजह से मर्क्यूरी ऐसी आती है अगर वो फर्श पे गिर जाए तो, ठीक है। लेकिन आप देखो अगर लोटस लीफ के ऊपर वाटर को डाला जाए तो लोटस लीफ के ऊपर वाटर भी ऐसे ही आता है। तो वाटर, लेकिन अगर आप नॉर्मल फ्लोर के ऊपर वाटर को डाल दोगे तो वाटर ड्रॉपलेट ऐसे आएगी। तो ग्लास के ऊपर डाल दो, मान लो ये भी ग्लास प्लेट है, ये भी ग्लास प्लेट है, ठीक है, ग्लास प्लेट के ऊपर पानी ऐसे और मर्क्यूरी ऐसे, तो हम बोलते हैं ग्लास प्लेट के ऊपर हम बोलते हैं वाटर वेट्स द ग्लास प्लेट एंड मर्क्यूरी डज नॉट वेट द ग्लास प्लेट, डज नॉट वेट द ग्लास प्लेट, ठीक है। तो किसी सरफेस के ऊपर वाटर, अब जैसे लोटस लीफ के ऊपर, तो लोटस लीफ वाटर को रिपेल करता है, एक तरीके से हाइड्रोफोबिक वाला एक्शन आ गया, तो लोटस लीफ को वाटर वेट नहीं कर पाता, ठीक है। तो इन किन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, ये सब आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। पहले हम इसको पकड़ते हैं कैपिलरी एक्शन को। एक चीज़ इन दोनों में जो डिफरेंस है, इसमें जो H नेगेटिव है, इसमें जो हाइट ऊपर की तरफ गई, तो अगर आप इस पार्ट को मैग्नीफाई करके देखते हो, हमें सिर्फ इतने से हिस्से को बहुत बड़ा करके बना रहा हूँ 100 गुना, तो वाटर का जो मेनिस्कस है, मेनिस्कस मीन्स सरफेस, वो कनकेव होता है ऐसे। और अगर आप मर्क्यूरी के मेनिस्कस को देख सकते हो मैग्नीफाई करके, मान लो इस मर्क्यूरी को मैं मैग्नीफाई करके दिखाऊं इस भाग को, तो मर्क्यूरी का मेनिस्कस ऐसा होता है इस तरीके से, ठीक है। अब हम डिफाइन कर सकते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट व्हेन दिस कैपिलरी एक्शन टेक्स प्लेस और व्हेन अ लिक्विड इज प्लेस्ड ऑन अ सॉलिड सरफेस, व्हाट डू वी मीन बाय एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की डेफिनेशन ये होती है, जो ये लिक्विड का सरफेस यहाँ पे बना जिसको मेनिस्कस बोलते हैं, जिनको मेनिस्कस की स्पेलिंग नहीं आती मैं एक बार लिख देता हूँ, मेनिस्कस जो ऊपरी लेयर है, आप इस मेनिस्कस के साथ एक ऐसे प्लेन बनाओ, प्लेन, ये प्लेन टेंजेंशियल होना चाहिए, जिस पॉइंट के ऊपर लिक्विड की जो मेनिस्कस है वो सॉलिड सरफेस को टच कर रही है, उस पॉइंट के ऊपर आप एक टेंजेंशियल प्लेन बनाओ जो कि किसके साथ टेंजेंट है, लिक्विड के मेनिस्कस या लिक्विड के सरफेस के साथ। उसके बाद आप जो सॉलिड है उसी पॉइंट पे सॉलिड के साथ भी एक टेंजेंशियल प्लेन बनाओ, ड्रॉ टेंजेंशियल प्लेन विच इज टेंजेंट टू, अब ये जो ट्यूब है, ट्यूब तो स्फेरिकल और अदर सिलेंड्रिकल है ऐसे, ये ग्लास की ट्यूब है, अब इस पॉइंट के ऊपर वाटर का मेनिस्कस ऐसे टच कर रहा था, तो एक तो हमने प्लेन बना दिया वाटर के सरफेस के साथ। अब जो ये सिलेंड्रिकल शेप है इस ट्यूब की, आपने एक टेंजेंशियल प्लेन बनाना है सॉलिड के सरफेस के साथ, तो ये टेंजेंशियल प्लेन जो ये ब्लैक वाला बनाया, दिस इज द टेंजेंशियल प्लेन विच इज टेंजेंशियल टू द सॉलिड सरफेस विच द मेनिस्कस इज टचिंग। अब इन दोनों प्लेन्स के बीच में जो एंगल बनता है, इन दोनों प्लेन्स के बीच में जो एंगल, तो इसको थोड़ा सा आपको समझ में आए इसलिए मैं इसको थोड़ा सा इस तरीके से बनाता हूँ जैसे कि मोस्टली इसको बुक्स में बनाया होता है। तो इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इन दोनों प्लेन्स के बीच का एंगल आपको लेना है, तो ये तो आपने बनाया टेंजेंशियल प्लेन टू विच इज़ टेंजेंट टू द लिक्विड, और ये आपने बनाया टेंजेंशियल प्लेन विच इज़ टेंजेंट टू द सॉलिड, ये ऐसे। इन दोनों के बीच में जो एंगल लिक्विड के अंदर लाई करता है, द एंगल लाइंग बिटवीन दिस टेंजेंशियल प्लेन इनसाइड द लिक्विड, देखो एक तो ये एंगल है इन दोनों प्लेन्स के बीच में, वो बाहर वाला है, द एंगल लाइंग इनसाइड द लिक्विड इज डिफाइंड एज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। यहाँ पे देखो सॉलिड के साथ तो टेंजेंशियल प्लेन ये है और लिक्विड के साथ टेंजेंशियल प्लेन ये है, तो ये एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट नहीं है, एंगल लाइंग इनसाइड द लिक्विड, ठीक है। इसमें एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इसी से बना लेते हैं क्योंकि सेम फिगर है, तो क्या लगता है आपको, ठीक है। सॉलिड के साथ तो ये आएगा टेंजेंशियल सरफेस और लिक्विड के साथ वो भी ऐसे ही आ जाएगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जीरो हो गया क्या, नहीं, लिक्विड के साथ क्या आएगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, प्लेन ऑफ कॉन्टैक्ट, वो भी इसके साथ ओवरलैप करेगा। तो एक्चुअली उनके बीच में अगर हम इसको परफेक्ट स्फीयर ना बनाएं, अगर इसको हम परफेक्ट स्फीयर ना बनाएं तो हम टेंजेंशियल प्लेन को ऐसे बना सकते हैं इस तरीके से, टेंजेंशियल प्लेन मान लो इसको ऐसे बना दिया हमने, तो और ये वाला जो एंगल है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑब्ट्यूस है, तो जब वेटिंग होती है तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेस देन 90 होता है, 90 इज द बॉर्डर लाइन केस, कई बार 90 को वेटिंग में ले लेते हैं, कई बार 90 को नॉन वेटिंग को, तो बॉर्डर लाइन है कि जब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 है, जब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 से कम है तो हम कहते हैं कि लिक्विड इज वेटिंग द सॉलिड, और जब आप एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, ये आपको लिक्विड में लेना ना, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 90 से बड़ा है
तो देन हम कहते हैं कि वो लिक्विड अपने आप में सिमट रहा है और सरफेस को मतलब बैट नहीं कर पा रहा, उसको चिपक नहीं पा रहा। समझ में? अगर आप एक वाटर ड्रॉपलेट कॉटन की अपनी एक शर्ट के ऊपर डाल देते हो तो एब्जॉर्ब हो जाता है, वो स्प्रेड कर जाता है पानी, ठीक है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 0 आता है, ये देखना। कंप्लीट वेटिंग, ये कॉटन की कोई फैब्रिक है और उसके ऊपर आपने पानी डाल दिया, क्या होगा? फैल गई लेयर, थीटा 0। और यहाँ पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट 180, आइडियल, बिल्कुल आइडियल नॉन वेटिंग, ठीक है। यहाँ पे मैंने जानबूझ के एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को, अगर इसको बिल्कुल परफेक्ट स्फीयर करते जाएंगे तो ये ऐसे 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 होता जाएगा, और परफेक्ट स्फीयर के लिए 180 डिग्रीज। तो यहाँ पे देखो, ये वाटर ड्रॉपलेट्स ही हैं बट ऑन अ लोटस लीफ। यहाँ पे एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट तो परफेक्ट नॉन वेटिंग। और जब ऐसे कुछ आ जाए, मान लो ये नीचे सॉलिड सरफेस है और ये हेमिस्फेयर बन गया, तो यहाँ पे ये टेंजेंशियल सरफेस है लिक्विड के साथ, और ये टेंजेंशियल सरफेस है सॉलिड के साथ, और ये 90 डिग्री, ये बॉर्डर लाइन वाला केस है, ठीक है। तो 90 से ज़्यादा अगर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाए, जैसे कि यहाँ पे, तो वो नॉन वेटिंग का केस होता है। तो मैंने आपको यही बता रहा था ना कि वाटर की सरफेस टेंशन ऑयल के साथ, मान लो आपकी शर्ट में जो गर्द लगा है, मैल लगा है, वो ऑयली डर्ट होता है, ठीक है। तो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ वाटर विद दैट ऑयली डर्ट इज़ वेरी लार्ज। जितना लार्ज एंगल होगा उतनी वो नॉन वेटिंग, वो चिपकता नहीं है डर्ट के साथ, ऑयली डर्ट के साथ। डिटर्जेंट डिक्रीजेज दैट सरफेस टेंशन ऑफ वाटर विद ऑयली डर्ट एंड enables water to bind to that oily dirt, okay, and as a result of which the cleansing action of the detergents happens। जो 10th में क्वेश्चन नहीं आता, how detergents clean, ये वही चीज़ है। तो ये NCERT की फिगर है, देखो इसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। इसमें वेटिंग हो रही है, नॉन वेटिंग हो रही है, नॉन वेटिंग का केस। इसमें एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को इन्होंने 180 से 180 तक तो नहीं दिखाया हुआ, लेकिन थोड़ा ऑप्टिव्स दिखाया हुआ 90 से ज़्यादा। ये NCERT की फिगर हैं। तो हम पहले ये समझते हैं कि हाउ कैपिलरी राइज अकर, फिर अब इसके ऊपर हम पढ़ेंगे कि NCERT में इसमें क्या दिया हुआ है। ये तो जल्दी से हो जाता है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो। कैपिलरी राइज देखना बेटा, ये कैपिलरी राइज वाला फिनोमिनन। तो ये पानी ऊपर कैसे राइज करता है, ठीक है। मैं थोड़ी बड़ी फिगर बना रहा हूँ, यही वाली, ठीक है। तो सिर्फ हमें ट्यूब बनाने की ज़रूरत है। वाटर का मेनिस्कस, कई बार वाटर का मेनिस्कस ग्लास के साथ परफेक्टली हेमिस्फेरिकल मान लेते हैं, कई बार सिंपल कैलकुलेशंस में, ठीक है। बाकी अगर आप नहीं मानना चाहो तो कोई बात नहीं। ये टेंजेंशियल सरफेस किसके साथ है? वाटर मेनिस्कस के साथ, और ये ग्लास के साथ, और ये एंगल है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो कैसे ये पानी अगेंस्ट द ग्रेविटी ऊपर राइज करता है। तो बेसिकली इस डायग्राम में भी दिख रहा है, यहाँ पर जब हम पानी के साथ, जब ये ग्लास पानी के साथ कॉन्टैक्ट में आते तो यहाँ पे जो इसका ये जो जहाँ जहाँ पानी ग्लास को टच कर रहा है वहाँ पे सरफेस टेंशन की फोर्सेस लगनी शुरू होती हैं। अब मान लो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे छोटा सा एक लेंथ का सेगमेंट कंसिडर कर लो, ठीक है। अब जो वाटर की फिल्म है, वाटर की फिल्म ग्लास के ऊपर फोर्स लगाएगी, वाटर की फिल्म, क्योंकि ये तो खाली जगह है ना अंदर, ये तो खाली जगह है। तो यहाँ पे पानी जहाँ टच कर रहा है, जहाँ जहाँ वो, मान लो ये आपके ग्लास का सरफेस है, ये ग्लास की एक छोटी सी लेंथ ले लो, डीएल लेंथ, ये डीएल लेंथ है मान लो यहाँ से यहाँ तक। तो पानी यहाँ टच कर रहा है, तो पानी इसके ऊपर, पानी यहाँ तो पानी है नहीं ऊपर, तो ये तो खाली जगह है, ये तो कप की तरह से ऐसे बना हुआ है, ठीक है। लेकिन नीचे पानी है, यहाँ पानी है, दिख रहा है आपको यहाँ पे। तो जो वाटर ग्लास के ऊपर फोर्स लगाएगा वो किस तरफ आएगी? सरफेस टेंशन की वजह से जो वाटर ग्लास के ऊपर फोर्स लगाएगा वो ऐसे आएगी, ऐसे पुल करेगा टेंजेंशियल। दिस इज द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑन ग्लास ड्यू टू वाटर। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ से ग्लास पानी के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, ऐसे टेंजेंशियल। दिस द फोर्स ऑन वाटर मेनिस्कस बिकॉज ऑफ ग्लास, न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। अगर डीएल लेंथ के ऊपर हम मानते हैं कि ये डीएल लेंथ ऑफ द ग्लास के ऊपर फोर्स लगी, तो ये फोर्स एस इंटू डीएल आनी चाहिए, जो ऐसे लग रही है, यहाँ पे भी लग रही होगी ऐसी फोर्स। और जहाँ जहाँ पे ये लिक्विड ग्लास को टच कर रहा है, मतलब ग्लास तो ऐसे है ना, स्फेरिक सिलेंड्रिकल ट्यूब, जहाँ जहाँ पे लिक्विड टच कर रहा है वहाँ पे टेंजेंशियल ऐसे फोर्स लिक्विड के ऊपर लगती जा रही है ग्लास की वजह से, और वो फोर्स ऐसे है, मतलब वर्टिकली ऑपोजिट कर दें तो ये एंगल थीटा आएगा, क्योंकि हमने इसको और इसको वर्टिकली ऑपोजिट कर दिया, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो मतलब ग्लास के ऊपर सिर्फ यहाँ नहीं, शटलकॉक जैसे होती है ना, ऐसे 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 ऐसे, पूरे इस मेनिस्कस के ऊपर ग्लास की वजह से ऐसे फोर्स लग रही है इस तरफ, ठीक है। यहाँ पे भी बनाओ, यहाँ पे भी बनाओ, ये दो डायमेट्रिकली ऑपोजिट है जो मैंने बनाए।
तो ये भी फोर्स आएगी S इंटू डी एल, अगर ये डी एल लेंथ पे लग रही है तो। अब इस फोर्स का ये एंगल अगर थीटा है तो जो वर्टिकल कंपोनेंट, क्योंकि ऊपर जो राइज करता है वो वर्टिकल कंपोनेंट की वजह से करता है। अगर हम इस मेनिस्कस को एक ऑब्जेक्ट मान लें तो डी एफ का जो ऊपर की तरफ कंपोनेंट आएगा दैट इज डी एफ कॉस थीटा, विच मीन्स S इंटू डी एल कॉस थीटा। इसका भी आएगा जो ऊपर की तरफ, इसको हम बोल सकते हैं एफ का वर्टिकल कंपोनेंट, और ये जो आएगा ये एफ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डी एफ साइन थीटा, ठीक है। इसका भी आएगा डी एफ साइन थीटा। तो ये साइन थीटा वाले और साइन थीटा वाले तो आपस में कैंसिल हो गए, क्योंकि अगर आप मेनिस्कस के ऊपर फोर्स देख रहे हो जो ग्लास की वजह से लग रही है, अब ग्लास को हटा दो, सिर्फ फोर्स को ले लो। जब ग्लास को आपने फोर्स से रिप्लेस करे तो ग्लास तो आप भूल जाओ, ग्लास का काम तो सिर्फ फोर्स लगाना है। तो इसके ऊपर ये वाली फोर्सेस तो बैलेंस कर रही हैं, लेकिन जो ये वाली फोर्सेस हैं ये ग्रेविटी के अगेंस्ट एक्ट कर रही हैं, और ये ग्रेविटी के अगेंस्ट इसको ऊपर इस फोर्स का जो ये कंपोनेंट आया कितना एस डी एल कॉस थीटा, ये कंपोनेंट इस फोर्स का जो ये वाला कंपोनेंट है वो तो इससे बैलेंस हो गया, ठीक है। यानी कि अगर हम इस मेनिस्कस के ऊपर कहीं पे भी डी एल लेंथ लें, वो मेनिस्कस की भी लेंथ है और ग्लास की भी लेंथ है जहाँ पे वो टच कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो जो मेनिस्कस की डी एल लेंथ है उसके ऊपर ये वाली फोर्स वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही है। तो पूरा मेनिस्कस जो है इसका रेडियस, अगर ये जो कैपिलरी ट्यूब है इसका रेडियस आर है, तो इस पूरे मेनिस्कस का जो ऊपर रेडियस आएगा वो आर आएगा, तो 2 पाई आर इंटू दिस, ये वर्टिकल फोर्स एक डी एल लेंथ के सेक्शन पे है। अगर हम टोटल वर्टिकल फोर्स निकालना चाहते हैं, वर्टिकली फोर्स इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन ऑन द मेनिस्कस, तो वो इसको इंटीग्रेट करके आएगी। एस और कॉस थीटा तो कांस्टेंट है, थीटा की वैल्यू नेचर ऑफ ग्लास और नेचर ऑफ वाटर पे डिपेंड करती है, वो भी हम बात कर लेंगे। इंटीग्रल डी एल विल बी 2 पाई आर वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। तो ये वर्टिकली अपवर्ड फोर्स लग रही है, ठीक है। अब अगर इतना कॉलम बना हुआ है और ज़्यादा कॉलम नहीं बन रहा, तो इस कॉलम के ऊपर जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है वो कौन सी है, ग्रेविटी की, ठीक है। वो कितनी आएगी, इस कॉलम को अगर हम एक सिलेंडर मान लें, जैसा कि हम मान सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली, अगर आप इस मेनिस्कस वाले भाग को इग्नोर कर दो, इसको सिलेंडर ही मान लो, यहाँ तक का ले लो, यहाँ तक को आप इसको h मान लो कि ये h है। हम मेनिस्कस की लोअर रीडिंग लेनी होती है, इसको बोलते हैं हाइट ऑफ असेंट। तो मेनिस्कस के लोअर पॉइंट तक जो हाइट होती है उसको हाइट ऑफ असेंट बोल देते हैं कई बार सिंपल कैलकुलेशंस में, और केमिस्ट्री लैब में भी बताते हैं कि मेनिस्कस की जब आप रीडिंग लोगे तो लोअर में मेनिस्कस की रीडिंग लेनी होती है। तो पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू, ये तो वॉल्यूम है ना, इसको डेंसिटी ऑफ लिक्विड से मल्टीप्लाई करो, मास, और इसको जी से ये इसका वेट है, इस जो कॉलम खड़ा हुआ है उसका वेट, और इसके ऊपर ये तो डाउनवर्ड फोर्स है और अपवर्ड फोर्स कितनी लग रही है 2 पाई आर एस कॉस थीटा। तो ये पाई दोनों तरफ से कैंसिल हो गया, एक आर भी कैंसिल हो गया, तो एच की वैल्यू आई 2s कॉस थीटा अपॉन आर रो जी। ये हाइट ऑफ असेंट है, ठीक है। मतलब अगर हम पानी को एक ट्रफ में लेके और ऐसे आर रेडियस की कैपिलरी ट्यूब डालते हैं, ये फॉर्मूला मर्क्यूरी के लिए भी काम करेगा, बस मर्क्यूरी के लिए जो एंगल ऑफ कांटेक्ट है वो ऑब्ट्यूस आएगा, तो कॉस थीटा नेगेटिव आएगी तो एच नेगेटिव आएगी, समझ में। तो कई बार ग्लास का कांटेक्ट, कई सारे न्यूमेरिकल ऐसे आएंगे उसमें आपको बताएंगे नहीं कि वाटर का ग्लास के साथ एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना है, तो वहाँ पे हम इस मेनिस्कस को परफेक्टली हेमिस्फेरिकल मान लेते हैं। जब ये परफेक्ट हेमिस्फेयर बन गया तो थीटा जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये परफेक्ट हेमिस्फेयर का मतलब यहाँ पे जो टेंजेंट बनेगी वो ऐसी है और सरफेस के साथ भी टेंजेंट ऐसी है, तो थीटा जीरो बन जाएगा परफेक्ट हेमिस्फेयर के साथ। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको वाटर का एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट विद ग्लास नहीं दिया हुआ तो उसको थीटा को जीरो मान लो, ठीक है। मर्क्यूरी का आपको दिया होगा, और कैलकुलेशंस कई बार मुश्किल भी होती हैं इसकी, हमें कंसेप्ट समझना होता है। तो कई लोग कहते हैं कि यहाँ पे हमने यहाँ तक की हाइट को रीड किया, ठीक है, हमने ये वाले पानी को तो इंक्लूड ही नहीं किया। तो वो कह रहे हैं कि जब हम ये इक्वेशन लिखते हैं हम वेट को वर्टिकली अपवर्ड फोर्स से बैलेंस करते हैं, वेट ऑफ द कॉलम को एफ वी से बैलेंस करते हैं। एफ वी कितना है, एस डी एल का इंटीग्रल, नहीं एस डी एल कॉस थीटा का इंटीग्रल, तो एस 2 पाई आर इंटू कॉस थीटा, ये आएगा ना, ये अपवर्ड फोर्स है, वर्टिकली अपवर्ड फोर्स। और अगर आप इसको वेट से बैलेंस कर रहे हो, तो अगर हमने लिया पाई आर स्क्वायर एच, और एच को मैंने यहाँ से पढ़ा, ठीक है, तो हमने ये वाला मास ऑफ वाटर तो छोड़ ही दिया, तो ये अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला है। इससे ज़्यादा एग्जैक्ट फॉर्मूले में यहाँ पे -r/3 भी आता है, ठीक है। वो कैसे आता है, वो पाई आर स्क्वायर एच डेंसिटी इंटू जो जी, और अगर हम इस पानी का भी वेट कंसिडर करें, कितना आएगा इस पानी का वेट, अगर इसको मैं परफेक्ट हेमिस्फेयर मान लूँ थोड़ी देर के लिए, तो ये पूरा तो सिलेंडर है, पाई आर स्क्वायर, ये आर है ना, ये भी आर है, तो पाई आर स्क्वायर एच, ये तो सिलेंडर है, और इसमें से माइनस करो इस हेमिस्फेयर की वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब, तो आएगी पाई आर क्यूब
बाई 3, मतलब ये वाला जो पानी है इसकी वॉल्यूम, तो हमें पाई आर क्यूब बाई 3 इसमें ऐड करना चाहिए। टोटल वॉल्यूम इतनी सपोर्ट हो रही है और इसको डेंसिटी से और जी से मल्टीप्लाई करना है। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे पास ये वाली एक्सप्रेशन आ जाती है। ठीक है, समझ में आपको? जब हम यहाँ पे पाई आर क्यूब बाई 3 लेते हैं तो अब इसमें से पाई को दोनों तरफ कैंसिल करके इसको दूसरी तरफ ले जाओगे तो यहाँ पे माइनस आर बाई 3। आर क्या है? रेडियस ऑफ द कैपिलरी ट्यूब। और इसमें आर बाई 3 को इंक्लूड करने के लिए हमने क्या किया, हमने इसको परफेक्ट हेमिस्फेरिकल मेनिस्कस मान लिया। एग्जैक्टली परफेक्टली हेमिस्फेरिकल मेनिस्कस नहीं होगा, थोड़ी सी भी इम्प्योरिटीज़ हैं तो वो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को बहुत ज़्यादा अल्टर कर सकती हैं। अब बेटा हमारा थ्योरेटिकल पार्ट तो हो गया, 2-3 सिंपल सी चीज़ें जो एनसीईआरटी में दी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक तो ये डायग्राम एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए। एनसीईआरटी का डायग्राम ये है जिससे कुछ समझ में नहीं आता ऐसे, तो मैं आप एनसीईआरटी से पढ़ नहीं पाओगे, इसलिए मैं बता देता हूँ। इसको करने का मेरे पास और कोई दोबारा दूसरा नया दिन नहीं निकलेगा। तो एनसीईआरटी में इस एक्टिविटी में आपको बताया हुआ है, पहले ये लिक्विड का कंटेनर यहाँ नहीं है, ये ग्लास की प्लेट है, तो ऐसी प्लेट होनी चाहिए इस टाइप की। ठीक है, ये प्लेट है, देख रही है आपको, विड्थ लेंथ। ठीक है, और ये कुछ ब्रेड्थ भी होगी इसकी ऐसे। ठीक है, ये प्लेट है, ये थोड़ी सी बेटर फिगर से। मेथड का नाम है, ये कई सारे मेथड हैं सरफेस टेंशन मेजर करने के, विल्हेमी प्लेट मेथड। ये आई थिंक ये जर्मन साइंटिस्ट था, उसने ये मेथड बनाया था। और भी मेथड है सरफेस टेंशन के, उनके ऊपर आईआईटी में क्वेश्चन भी आया हुआ पहले, सरफेस टेंशन मेजर करने के मेथड। तो एनसीईआरटी में बोला पहले इस कंटेनर को मत रखो, बैलेंस चाहिए, बैलेंस। इस प्लेट के वेट को दूसरी तरफ ये वाला वेट रख के बैलेंस कर देना है, तो ये बिल्कुल मिडल में आ गया। उसके बाद नीचे हमें एक कंटेनर लेके आना है, नीचे एक कंटेनर लगाना है। पहले तो वेट से बैलेंस्ड है, जब कंटेनर लेके आएंगे तो इस फिल्म को इस प्लेट के साथ कांटेक्ट में रखना है, इस प्लेट के साथ कांटेक्ट में रखना है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, इस प्लेट के साथ कांटेक्ट में रखना है। फिर धीरे धीरे दूसरी तरफ के वज़न को बढ़ाना है, थोड़ा सा वेट रखो, प्लेट ऊपर आ जाएगी, क्योंकि ये तो प्लेट अंदर एक तरीके से इमर्स्ड है ना, तो धीरे धीरे रखो, ये इस तरफ वज़न धीरे धीरे बढ़ाते रहो स्टेप बाय स्टेप मेथड से। जब हम यहाँ पे वज़न को धीरे धीरे बढ़ाएंगे तो एक पॉइंट आएगा जब ये जो वर्टिकल प्लेट है ये इस लिक्विड को बस छोड़ने वाली होगी। तो कितना मास यहाँ पे हम एक्स्ट्रा और रखें, पहले तो ये कुछ वेट था इसमें जब तक हम ये नहीं लेके आए थे, तो कितना वेट हम एक्स्ट्रा रख दें। ठीक है, कितना एक्स्ट्रा वेट हम रख दें ताकि जब ये फिल्म जस्ट इसको छोड़ती है फिल्म को, ठीक है, मतलब इट जस्ट लीव्स दी, ये फिल्म है, तो फिल्म पूरी कोशिश करे चिपकने की सरफेस टेंशन की वजह से। जैसे मैंने आपको बताया था ना, मैग्नेट है, आपने पिन्स रखे, तो हम मैग्नेट को ऊपर उठाते तो पिन्स क्लिंग करते हैं ना मैग्नेट को, दे क्लिंग टू द मैग्नेट। ठीक है, तो वैसे ये पानी इसको क्लिंग कर रहा है सरफेस टेंशन की वजह से। और द मोमेंट व्हेन दिस प्लेट इज अबाउट टू लीव दिस फिल्म, जब ये फिल्म को नीचे वाला पार्ट लीव करने वाला होगा, मान लो ये स्थिति आ गई इस प्लेट में, तो उस समय जो फोर्सेज हैं, यहाँ पे तो फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऐसे लगेंगी, लेकिन जब आप इसको और ऊपर करोगे तो ये फोर्स थोड़ी थोड़ी ऐसे होते जाएंगे। यहाँ पे जो फोर्सेज हैं वो नियरली ऐसे हो जाएंगी, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन ऐसे हो जाएंगी इस तरीके से। ठीक है, अब ये फोर्स कहाँ पे एक्ट करेंगी, इस लेंथ के एज के ऊपर, यहाँ पे इसको 3 डायमेंशन में दिखाया ना, इस लेंथ के ऊपर सरफेस टेंशन की फोर्स आएगी S इंटू एल एक तरफ और S इंटू एल दूसरी तरफ, और 2S इंटू एल। द मोमेंट व्हेन दिस प्लेट लीव्स द फिल्म, उस मोमेंट पे 2S इंटू एल फोर्स से आपने खींचा है उसको दूसरी तरफ, जो एक्स्ट्रा वेट हमने लगाया है वो इस 2S इंटू एल को बैलेंस करता है। तो ये क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी में दी हुई है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो 2S इंटू एल आप देख लेना एनसीईआरटी में कहाँ दी हुई है। द मोमेंट व्हेन दिस प्लेट इज अबाउट टू लीव द फिल्म, उस मोमेंट के ऊपर, ठीक है, जो ये वाली फोर्सेस जो यहाँ पे ऐसे लग रही थी टेंजेंशियल, ठीक है, वो वर्टिकल हो जाएंगी एट दैट मोमेंट। ये अभी टेंजेंशियल है, जैसी प्लेट बाहर छूटने वाली होगी उस इंस्टेंट पे ये वर्टिकल हो जाएंगी, क्योंकि ऐसे 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 कन्वर्ट करती रहेंगी जैसे जैसे प्लेट आ रही है। तो कितना वेट एक्स्ट्रा रखने के बाद वो फिल्म उसका साथ छोड़ देती है फिल्म का, वो वेट हम मेजर करते हैं एक्सपेरिमेंट में, उसको 2S इंटू दिस लेंथ से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे जो लगेंगी उनको इग्नोर कर रहे हैं, एग्जैक्ट मेथड में इग्नोर नहीं करेंगे, और बहुत डिटेल है इसमें, जो इसमें 1-2 न्यूमेरिकल हैं वो करना है। ये मैंने आपको बता दिया है तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप एनसीईआरटी से ज़रूर पढ़ना। ये देखो बड़ा अच्छी लैंग्वेज लिखी है इन्होंने। डिटर्जेंट्स क्या करते हैं, ड्रास्टिकली रिड्यूस ड्रास्टिकली द सरफेस टेंशन बिटवीन वाटर एंड ऑयल। ठीक है, इट में इवन बिकम, तो बेसिकली एनसीईआरटी में सारी चीज़ें दी हैं। उन्होंने कहा है कि कोई भी लिक्विड सॉलिड को तब वेट करता है जब सॉलिड और लिक्विड के बीच में जो सरफेस एनर्जी है
ठीक है, देखो अब इससे करना, आप इससे समझ में आएगा। ये लास्ट चीज़ है जो मैं अभी करनी है, इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान से दो। देखो तो ये लिक्विड अभी सॉलिड सरफेस को वेट कर रहा है, ये वेट नहीं कर रहा, नॉन वेटिंग। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज मोर देन 90, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज एक्यूट। तो एक एनसीईआरटी की बुक में एक तो इक्वेशन दी है जो हमें ये बताती है कि अगर हम किसी भी लिक्विड को सॉलिड सरफेस के साथ कॉन्टैक्ट में लाते हैं तो वो वेट करेगा या नहीं, उसके बारे में एक इक्वेशन दी है जिसको यंग्स इक्वेशन बोलते हैं। तो मुझे ये लगता है उसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। तो उसको समझने के लिए वैसे तो बहुत एडवांस चीज़ें हैं उसमें, लेकिन सिंपल टर्म्स में अगर हमको उसको समझना है तो हम ये मानते हैं कि इस पॉइंट की बात करनी है। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे 3 अलग अलग फेजेस हैं जो कॉन्टैक्ट में आ रही हैं। एक तो ये लिक्विड, एक नीचे सॉलिड और एक गैस, एयर। ठीक है, मोस्टली एयर ही होती है। तो उन्होंने कहा कि जो सॉलिड है, अगर मान लो हम लिक्विड डालते ही नहीं तो सॉलिड और एयर के बीच में भी कुछ सरफेस टेंशन होती है उस बाउंड्री पर, उसको बोलते हैं SSA। इसमें SSA दिखाया हुआ है, सॉलिड एयर इंटरफेस की सरफेस टेंशन। इंटरफेस मीन्स बाउंड्री। जैसे मैंने बताया फिल्म कहाँ आएगी, जैसे कोई भी सॉलिड है उसके बाहर कोई दूसरा मीडियम है तो फिल्म आ गई। ठीक है, और यहाँ पे कुछ सॉलिड और एयर की इंटरफेस, इनके लिए एक स्पेशल टर्म यूज़ की है, एनसीईआरटी में भी दी हुई है, इंटरफेशियल टेंशंस। इंटरफेस मीन्स द बाउंड्री बिटवीन 2 मीडिया। तो यहाँ पे जो सॉलिड एयर इंटरफेस की इंटरफेशियल टेंशन है उसको ऐसे दिखाया इन्होंने, मतलब उसकी वजह से खिंचाव है ना। ठीक है, अब यहाँ पे तो लिक्विड आ गया। ठीक है, ये लिक्विड की ड्रॉपलेट आपने डाल दी, इसको इन्होंने कहा है कि सॉलिड और लिक्विड के इंटरफेस की जो सरफेस टेंशन है उसको इन्होंने ऐसे दिखाया हुआ है। ठीक है, आप चाहे तो इतना बना दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कितनी वैल्यूज़ रखती हैं ये तो नेचर ऑफ सॉलिड और नेचर ऑफ लिक्विड पर डिपेंड करेगा कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, या इसकी वैल्यू कितनी होगी। लिक्विड और एयर की प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो जो इंटरफेशियल टेंशंस हैं उनकी वैल्यू पे डिपेंड करता है कि एंगल थीटा कितना आना चाहिए। तो इस पॉइंट के ऊपर हमें फोर्सेस को बैलेंस करना है। क्यों, उसकी भी कुछ रीज़न है। ठीक है, क्योंकि इसमें थर्मोडायनेमिक्स की बेस से ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन होती हैं। ठीक है, इसमें एनर्जी का भी बहुत रोल होता है। तो मैं आपको बिल्कुल सिंपल टर्म्स में वो बता रहा हूँ जो आपको याद रखना है एग्जाम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे 3 इंटरफेशियल टेंशन है। ये लिक्विड एयर इंटरफेस की सरफेस टेंशन, ये सॉलिड इन्होंने तो लंबी बनाई है, मैं इतनी सी बना रहा हूँ, सॉलिड लिक्विड इंटरफेस की सरफेस टेंशन, और ये। तो अब अगर हम यहाँ पे नेट फोर्स को ज़ीरो करना चाहते हैं तो इस तरफ वाली फोर्स यानी कि SSA इंटू DL इज इक्वल टू SLA कॉस थीटा इंटू DL प्लस SSL इंटू DL। इन फोर्सेस को अगर हम बैलेंस कर देते हैं तभी ये इक्विलिब्रियम में ये शेप आएगी कि इंटरफेशियल टेंशन नेट फोर्स यहाँ पे 0 आनी चाहिए। ठीक है, अब इससे हमें पता चलेगा कि एंगल, अब देखो कॉस थीटा की क्या एक्सप्रेशन बनी, SSA माइनस SSL अपॉन SLA, ये बना। अब अगर ये चीज़ पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव है कि नहीं वो इनकी रिलेटिव वैल्यूज़ पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सर्फेसिस पे डिपेंड करता है, कौन से 3 मीडिया कॉन्टैक्ट में आए हैं। अगर ये पॉजिटिव है तो थीटा एक्यूट आएगा एंड द लिक्विड विल वेट द सॉलिड। अगर ये नेगेटिव आता है इसका मतलब थीटा विल बी ऑब्ट्यूज, वो वाली सिचुएशन आ जाएगी। ठीक है, कई लोग ऐसे बात करते हैं कि वाटर और ग्लास, मान लो नीचे ग्लास है, वाटर और ग्लास के बीच में वाटर के मॉलिक्यूल्स और ग्लास के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं, फोर्सेस ऑफ एडिशन बोलते हैं इनको, नहीं फोर्सेस ऑफ एडिशन वो ज़्यादा है, इस वजह से वेट हो रहा है। ये पुराने टाइम का मेथड है, या यंग्स इक्वेशन से, इसको यंग्स इक्वेशन बोलते हैं। और यहाँ पे बोलते हैं मरकरी, मान लो ये मरकरी ऑन ग्लास है तो मरकरी के जो पार्टिकल्स हैं, एटम्स ले लो, वो एक दूसरे को ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू मरकरी और ग्लास के पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्सेज है, मतलब इसमें कोहिजन की फोर्सेज ज़्यादा होती हैं। द फोर्सेज विच मरकरी एक्सर्ट on mercury atoms exert on each other, they are much higher as compared to the attractive forces between mercury and glass। और तो लेकिन ये आपको मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, कोहिजन तो समझ गए ना, लाइक पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस, मरकरी जो मरकरी के एटम्स पे फोर्स लगा रहा है वो कोहिजन है, एडिशन मीन्स मरकरी जो ग्लास पे लगा रहा है, तो इसमें एडिशन की फोर्सेस कम है, कोहिजन की ज़्यादा है। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ, मेंस के एग्जाम में पूछ सकते हैं। प्लीज एक पॉइंट और है मैं बता देता हूँ आपको जल्दी से, चलो आप पढ़ लेना, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, उसमें उन्होंने दिया हुआ है कि अगर सॉलिड और लिक्विड इंटरफेस की जो सरफेस एनर्जी है इट इज़ लेसर देन द सॉलिड एयर इंटरफेस एंड लिक्विड एयर इंटरफेस एनर्जीज का जो सम है, इस इन सॉलिड एयर इंटरफेस की जो सरफेस एनर्जी और लिक्विड एयर की इंटरफेस की जो सरफेस एनर्जी है, अगर इन दोनों एनर्जीज का सम और ये सॉलिड लिक्विड इंटरफेस की जो सरफेस एनर्जी है वो इन दोनों के सम से अगर कम है तो ये वेटिंग होती है। एनसीईआरटी में दिया हुआ, आप पढ़ लेना एक बार उसको। ठीक है, तो वो थ्योरेटिकल पॉइंट है,